Assalamualaikum guys, this is our 11th podcast. As usual, me and Abdullah Ali Khan और आज हम डिस्कस करेंगे existence of God के ऊपर. We have chosen certain theologians and philosophers which we will discuss. And Abdullah, who you will start with? यार, पहले तो हम डिस्कस कर लेते हैं फिलोसफी ऑफ रिलीजन और थियोलॉजी में डिफरेंस। बेसिकली ये होता है, लाइक अभी हम फिलोसफर्स डिस्कस करें, राइट? वेस्टर्न फिलोसफर स्पेसिफिकली एरिस्टोटल हो गया, प्लेटो, डेकार्ड, एंसल्म, थॉमस एक्विनस वगैरह। थियोलॉजी डिस्कस करती है, बेसिकली इट प्री सपोजेस द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड और उससे आगे की बात करती है। लेकिन फिलोसफी ऑफ रिलीजन Hmm. एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड को भी क्वेश्चन करता है एंड ट्राइज टू फाइंड रैशनल एविडेंस और एम्पेरिकल एविडेंस टू प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। उसमें ओंटोलॉजिकल आर्गूमेंट्स आ जाते हैं, हाइपोथेटिकल और या फिर डेमोन्स्ट्रेटिव आर्गूमेंट्स आ जाते हैं टू ट्राई टू प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। इट क्वेश्चंस द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड अपोज टू theology assuming that God already exists। ये डिफरेंस है मेनली फिलोसफी ऑफ रिलीजन और थियोलॉजी के अंदर। तो लेट्स स्टार्ट विद प्लेटो, आई थिंक। Plato, yes. Plato, Aristotle, Socrates, ये तो एक तरह की बेसिस हैं फिलोसफी या की, है कि नहीं? So एंशिएंट ग्रीक yes, you can start with philosophers। Plato. Take off, brother. अच्छा, यार, प्लेटो was basically an ancient Greek philosopher। His real name was Aristocles। उसको उसका प्लेटो निकनेम दिया गया था। कुछ लोग कहते हैं, अच्छा, प्लेटो का मानी है असल में ब्रॉड। सम पीपल से कि इट वाज गिवन टू हिम बिकॉज ही हैड अ वाइड फोरहेड। सम पीपल से कि इट वाज गिवन टू हिम बिकॉज हिज शोल्डर्स वर वाइड बिकॉज ही यूज्ड टू ट्रेन हेवीली फॉर रेसलिंग। एनीवे, प्लेटो यार जितने लोगों ने पढ़ा भी है ना, अगर तो So, उन्होंने। so, 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 so हम्म, Plato was a wrestler as well. या ही वाज। Oh, that's ट्रेडिशन था really यार, बेसिकली intriguing. मुझे नहीं ट्रेडिशन पता था था इस बात का. ग्रीक सोसाइटी में कि यू हैड टू बी फिट। इसकी बात काफ़ी रिपब्लिक के अंदर भी करता है प्लेटो के, आप अपनी ना, यू शुड केयर फॉर योर बॉडी एज वेल एंड एज वेल एज योर माइंड। लाइक फिलोसॉफिकल कॉन्टम्पलेशंस के साथ बॉडी का भी ख्याल रखना चाहिए विद ट्रेनिंग फॉर रेसलिंग एंड स्टफ। तो यार, जिन लोगों ने प्लेटो पढ़ा भी है ना, उन्होंने मेन मेन डायलॉग्स पढ़े होते हैं, लाइक रिपब्लिक हो गया, सिम्पोजियम हो गया, या अपॉलोजी भी पढ़ी होती है। अच्छा, तो लेट्स स्टार्ट विद प्लेटो। प्लेटो की कुछ टर्म्स हैं जिन जो वो बार बार यूज़ करता है अपनी अपनी थेरीज में, अपने डायलॉग्स में। वो यूज़ करता है, पहले तो आइडियल रियल्म की बात करता है, विच इज़ अ रियल्म ऑफ बीइंग, और अपोज टू सेंसिबल रियल्म विच इज़ अ रियल्म ऑफ बिकमिंग। अब वो करते हैं पर्टिकुलर्स वर्सेस यूनिवर्सल्स। पर्टिकुलर्स वो चीज़ें होती हैं विच आर मटेरियल थिंग्स विच आर ऑलवेज इन अ स्टेट ऑफ चेंज, एंड यूनिवर्सल्स आर दोज थिंग्स which are concepts या ideas which transcend the intelligible realm, and those concepts, like the concept of good versus bad, that is an eternal concept which is not changing. It is, not in that constant change of flux, like particulars which are material beings always in a state of change and flux। अब यहाँ पे आती है थियरी ऑफ फॉर्म्स प्लेटो की, जो प्लेटो रिपब्लिक के अंदर पेश करता है अपनी। रिपब्लिक की बुक 3 में करता है मेरे ख्याल, प्रपोज ये थ्योरी। अच्छा, थ्योरी ऑफ फॉर्म्स इज अ बिट कॉम्प्लिकेटेड टू अंडरस्टैंड, बट ट्राई टू कीप अप। आप कंसिडर करो कोई भी ब्यूटीफुल चीज which might seem to you, such as a sunrise, sunrise or sunset. I'm more of a sunset person, but consider a beautiful thing such as a sunset, right? Now consider कि this is not the only beautiful thing। इसके अलावा भी काफ़ी beautiful चीज़ें, काफ़ी beautiful experiences हैं। अब आप इनमें कोई एक कॉमन चीज़ ढूंढने की कोशिश करो। ट्राई टू फाइंड समथिंग कॉमन इन ऑल दीज ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस और ब्यूटीफुल थिंग्स। इनकी एसेंस क्या है? अब इनकी एसेंस जो है ना, फॉर एग्जांपल इन दीज ब्यूटीफुल थिंग्स, इनकी एसेंस है ब्यूटी, राइट? अब ये जो ब्यूटी है, इट एग्जिस्ट्स आउटसाइड ऑफ दोज थिंग्स। The beauty of the sunset and the beauty of a car, for example, exists outside of that particular thing। जिस तरह आप एक ट्रायंगल की मिसाल देता है प्लेटो, वो कहता है कि all the angles in a triangle will always sum up to 180 degrees। that is the essence of a triangle, कि उसके जो एंगल्स हैं वो सम अप करेंगे 180 डिग्रीज। इवन दो आप पूरी दुनिया में से सारे ट्रायंगल्स निकाल दो, गायब कर दो, डिस्ट्रॉय कर दो, बट दैट एसेंस ऑफ अ ट्रायंगल विल ऑलवेज रिमेन। इट्स सम ऑफ द एंगल्स इज 180 डिग्रीज, राइट? उसी And तरह, that essence will be destroyed with triangle as well. नो नो, वो एसेंस रिमेन होएगी। दैट इज अ Yeah. फॉर्म,
दैट इज अ फॉर्म इन प्लेटोनिक टर्म्स, उस ये है थ्योरी ऑफ द फॉर्म्स। नाउ आप एक फॉर्म ऑफ ब्यूटी कंसिडर कर लो, जो आपने ब्यूटीफुल चीजें कंसिडर की थी ना, उनके अंदर कॉमन ये है कि दे ऑल रिजेंबल द फॉर्म ऑफ ब्यूटी। लाइक यू सी अ ब्यूटीफुल पर्सन, राइट, देयर ब्यूटी पार्टिसिपेट्स इन द फॉर्म ऑफ ब्यूटी, राइट। हम्म, उनकी जो ब्यूटी है वो एक इटर्नल कॉन्सेप्ट में पार्टिसिपेट कर रही है। एक फॉर्म ऑफ ब्यूटी, एक आइडिया ऑफ ब्यूटी है, जिसका एक छोटा सा पार्टिसिपेंट है उस इंसान की ब्यूटी जिसको आप देख रहे हो। अब जैसे कि अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल माउंट एवरेस्ट है या फिर पिरामिड है, इट इज़ कंट्रीब्यूटिंग टू द एसेंस ऑफ बीइंग बिग, है कि या नहीं? यू कुड से दैट, यू कुड से दैट, Yeah, ओके, you go could on. say that। अच्छा, ब्यूटी, प्लेटो कहता है इट इज नॉट द ओनली गुड, देर आर अदर गुड्स एज वेल, लाइक जस्टिस, virtue, excellence, all those things which are noble and good things। अब इन गुड थिंग्स की भी अपनी एसेंस होती है, राइट। इफ यू आर अ ट्रूथफुल पर्सन, यू आर participating, your truthfulness is participating in the eternal concept of truth, the form of truth। सारी फॉर्म्स है ना, द फॉर्म ऑफ ब्यूटीज, फॉर्म ऑफ जस्टिस, फॉर्म ऑफ एक्सीलेंस, इन सब में कॉमन क्या है? इन सब में कॉमन है अ फॉर्म ऑफ गुडनेस। ये सब जो है ना, दे आर इंट्रिंसिकली गुड, सो दे आर पार्टिसिपेटिंग इन द फॉर्म ऑफ गुडनेस। अब प्लेटो का ये आर्गुमेंट है, लास्ट चेन हियर इज कि नथिंग कैन बी मोर गुड देन गॉड। सो देयरफॉर God is supremely good and he is the name of the form of goodness। लाइक सबसे बेहतरीन चीज आपने उठा ली, ब्यूटी, ब्यूटी की फॉर्म, जस्टिस, जस्टिस की फॉर्म, ट्रुथ, ट्रुथ की फॉर्म, एंड इन सब फॉर्म्स में क्या कॉमन है? द फॉर्म ऑफ गुडनेस विच इज गॉड, अकॉर्डिंग टू प्लेटो। Mm, प्लेटो कहता है कि गॉड इज द सोर्स ऑफ ऑल नॉलेज, ही इज द सोर्स ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ फॉर्म्स, एंड ही इज द आइडियल ऑफ परफेक्ट गुडनेस फ्रॉम विच एवरीथिंग विच इज गुड स्प्रिंग्स फोर्थ। अब इसमें डायोटमास लैडर होता है, प्लेटो की सिंपोजियम किताब है उसके अंदर। अब ये डायोटमास लैडर का ना बड़ा एक कमाल एनालॉजी है। बेसिकली सिंपोजियम में ये होता है कि देर आर अ फ्यू फिलोसोफर जो बैठे होते हैं, डिस्कस कर रहे होते हैं अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ लव। Socrates ये कहता है कि he met a woman named Diotima who told him about love and what love actually was and what beauty actually was। Diotima जो होती है वो एक लैडर पेश करती है एज सॉर्ट ऑफ एन एनालॉजी, और वो कहती है दिस लैडर इज वेयर बाय सबसे निचले हिस्से पे ना है लस्ट, और सबसे टॉप हिस्से पे है मोरालिटी। सबसे नीचे है रोमांटिक या फिर इरोटिक अट्रैक्शन, और सबसे टॉप पे है कॉन्टम्पलेशन ऑफ गॉड। अब आई विल एक्चुअली रीड अ पैसेज which might help you understand this। It's Diotima ये कहती है सोक्रेटिस को, आई एम रीडिंग द सिम्पोजियम बाय द वे। The yeah. correct way for someone to approach this is to begin when he's young by being drawn towards beautiful bodies। At first, if his guide leads him correctly, he should love just one body। Next, he should realize that the beauty of any one body is closely related to that of another। Once he's seen this, he'll become a lover of all beautiful bodies। After this, he should regard the beauty of minds as more valuable than that of the body। The guide must lead him towards forms of knowledge so that he sees their beauty too। He will be turned towards the great sea of beauty, and gazing on it, he'll give birth through a boundless love of knowledge to many beautiful and magnificent discourses and ideas। Lastly, this is the right method of approaching the ways of love or being led by someone else, beginning from these beautiful things, always to go up with the aim of reaching to that beauty। Like someone using a staircase, he should go from one to two, and from two beautiful bodies, and from beautiful bodies to beautiful practices, and from practices to beautiful forms of learning। From forms of learning, he should end up at that form of learning, which is of nothing other than that beauty itself, so that he can complete the process of learning what beauty really is। यहाँ पे essentially डायोटिमा ये कह रही है कि एक लैडर है, ठीक है। आप जब बड़े बेसिक लेवल पे होते हो ना, आप प्यार करते हो किसी इंसान की ब्यूटी के साथ, ठीक है। you you're attracted to the physical beauty of a person। इसके लिए एक वर्ड है in English called pulchritudinousness, right? It, like if you see someone and you find them beautiful, तो you might find them beautiful for several reasons। शायद आप उनकी physical beauty से attracted हो, या शायद आप उनकी उनकी morality से attracted हो गए, या उनके wisdom से attracted हो गए, you might find those things beautiful। लेकिन जो word है ना pulchritudinousness, it स्पेसिफाइज फिजिकल ब्यूटी, जो कि पहले स्टेप में बात हो रही है। पहला स्टेप है डायोटिमस लेटर का, अप्रिसिएशन ऑफ अ पर्टिकुलर फिजिकल बॉडी।
ठीक है। अब सेकंड स्टेप है, यू मूव फ्रॉम लविंग वन फिजिकल बॉडी, अप्रिशिएटिंग वन फिजिकल बॉडी, टू ऑल ब्यूटीफुल बॉडीज। आप देखते हो अच्छा यार कि all bodies have that aspect of beauty in them, right? So all bodies, all beautiful bodies share something in common. You move beyond a passion for any particular body. Next, the third step on the ladder is you have that appreciation of beautiful souls now. आप spirituality या फिर moral beauty को ज्यादा पसंद करने लग जाते हो, आपको लोगों की सॉरी, शक्लों से इतना मैं नहीं रहता। एक सवाल पूछना हम्म। है मेरे को, सॉरी मैं बार बार सवाल पूछ रहा हूँ, मैं भी एक तरह का सीख नो रहा हूँ नो नो साथ में। वरीज। जो स्टेप टू है इस लैडर का, ठीक है, ऑफ अप्रिशिएटिंग ब्यूटी, हम उसको ये भी तो कह सकते हैं कि अगर एक जाहिल आदमी होता है, ही जस्ट सीज ब्यूटी इन वाइट पीपल, या फिर गोरों में देखता है, या फिर थोड़ा सा जो उसके बेसिक बेसिक जो उसको नज़र आता है उसमें वो देखता है, मगर जो आपके लिए थोड़ा सा, जिस बंदे का इंटेलेक्चुअल लेवल थोड़ा सा ज़्यादा होगा, ही वुड अप्रिशिएट ब्यूटी इन ब्राउननेस, इन ब्लैकनेस, in all different kinds of bodies. What do you think? Is that same thing or no? या दिस इज एग्जैक्टली व्हाट द सेकंड स्टेप इज। पता है उसने पहले स्टेप में क्यों बात की है अ पर्टिकुलर बॉडी? इट्स नॉट टॉकिंग अबाउट एक इंसान है और उसकी बॉडी, इट्स टॉकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ बॉडी, राइट? टाइप में आ जाता Yeah. है गोरा इंसान, टाइप में आ जाता है कि यू नो पिंक चीक्स और समथिंग। फर्स्ट स्टेप है अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ फिजिकल बॉडी। सेकंड स्टेप है all physical bodies, right? So we're moving from having specifications for different types of bodies to loving all kinds of bodies. So you're बिल्कुल exactly right. इसी तरह अगर हम एंशियंट वर्ल्ड में देखें, तो जो ब्लैक पॉपुलेशन थी, दे वर सीन एज इरोटिक पीपल, एक्सोटिक पीपल, उनको एक एक्सोटिक पॉपुलेशन की तरह देखा जाता था। जो वो कहीं भी जाते थे, लोग कहते थे यार दे आर सो डिफरेंट इन अ ब्यूटीफुल वे। जैसे कि मैं Hmm. ग्रीक कल्चर में भी यही था कि whenever they used to interact with black people, they used to think like, man, they are so mighty, they are so tall, they are so beautiful in another way. मगर आज के दौर में जो मतलब कि रेसिज्म एग्जिस्ट करती है, इट कुड बी बिकॉज ऑफ लो इंटेलेक्चुअल लेवल एंड लो एजुकेशन लेवल, है कि नहीं? Yeah, you're very right at that. You're very right या at that. सॉरी बट आई वाज अच्छा, जस्ट क्लियरिंग दिस थिंग, या नो वरीज ब्रो। अच्छा, तो वेर वर वी? हाँ, हम बात कर रहे थे कि पहला स्टेप जो इस लेटर में, इट्स लाइक हैविंग दैट अप्रिसिएशन फॉर वन पर्टिकुलर टाइप ऑफ बॉडी और वन पर्टिकुलर बॉडी। द सेकंड वन इज हैविंग अप्रिसिएशन फॉर ऑल ब्यूटीफुल बॉडीज। द थर्ड, as I was saying, is the appreciation of beautiful souls, कि you like a person's morality, or like you love the beauty of their mind, not their physical body. That's the third step on the dichotomous ladder. The fourth is the beauty of knowledge or wisdom, that you fall in love with all knowledge, not just one particular person's knowledge, but wisdom itself. You love wisdom itself for its intrinsic worth, right? And the next step is beauty itself. This is the fifth step in the dichotomous ladder. You have that appreciation for beauty itself, that is the form of the beautiful. You arrive at the knowing that things like beauty, gracefulness, virtue, truth, justice are far more lovely than any of their particular manifestations in people. Like if you love a person because he or she is truthful, or he or she is graceful, or he or she is just, you do not only love them because of the qualities that they have, you love the qualities themselves. That is the fifth step. And the final step is कि you love God, because God is the form of the goodness. In the fifth step, you loved the particular manifestations of goodnesses, right? But in the sixth step, you love that which has those qualities in the highest intensity, which is God. God is the supremely good. God is the supremely truthful. God is the supremely beautiful. God is the supremely just. So you consider that there must be some supremely beautiful, lovable thing which all these ideals have in common, and this must be the form of goodness, which is God, according to Plato. बिल्कुल। और इससे यार एक बात पता चलती है कि हमारे जितने भी मिडल ईस्टर्न शायर थे या सूफीज़ थे, सूफीज़म में यही होता है कि जब आप सूफीज़म की टॉप लेवल पे पहुंच जाते हो, यू स्टार्ट सीइंग गॉड एवरीवेयर, इन एवरी ब्यूटीफुल थिंग, यू नो। सो मेरे ख्याल में सूफीज़म का भी एक स्टेप ये है कि यू व्हेन यू स्टार्ट अप्रिशिएटिंग ब्यूटी, यू स्टार्ट अप्रिशिएटिंग मोरालिटीज़, देन फ्रॉम मोरालिटीज़ यू गो टू अप्रिशिएटिंग गॉड। ऐसा है कि हाँ, वही नहीं? बात है ना, लविंग गॉड थ्रू लविंग गॉड्स क्रिएशन, राइट? सो इट्स द सेम थिंग। बिल्कुल। दैट्स रियली fascinating. Yeah, carry on brother. हाँ, यार इसके बाद आता है ट्राइपार्टाइट थियरी ऑफ द सोल। फेडरस है डायलॉग
प्लेटो का, उसमें वो एक थ्योरी पेश करता है कि हमारे सोल के ना तीन पार्ट्स होते हैं बेसिकली। एपेरेटिव पार्ट्स होता है लाइक आर एपेटाइट्स आर अर्जेस, स्पिरिटेड पार्ट होता है हमारे इमोशनल पार्ट, और हमारा रैशनल पार्ट होता है विच अप्लाइज रीजन इन वट एवर वी डू। अगर हमारा इनमें से ना एक भी कंट्रोल में नहीं है ना, तो हमारी जो सोल है वो इट इज़ इन अ स्टेट ऑफ डिसअरे। In such a condition we end up making poor lives, sorry, poor choices, and live unhappy and poor lives. फेडरस में ये थ्योरी प्रपोज करता है, ट्रापाटार्ट थ्योरी ऑफ द सोल, प्लेटो करता है। ये कहता है कि आप एग्जांपल ले लो एक शैरियटेयर की। एक शैरियटेयर है, उसके पीछे दो विंग्ड हॉर्सेस हैं। एक हॉर्स जो है वो वाइट है, एक हॉर्स ब्लैक है। ये जो शैरियटेयर है ना, ये आपका रैशनल पार्ट ऑफ द सोल है। और जो विंग्ड हॉर्स है वाइट, इट इज द स्पिरिटेड पार्ट, एंड द ब्लैक हॉर्स इज द एपेरेटिव पार्ट। अब आपका जो शैरियटेयर का जो मेन गोल है ना, it is spiritual enlightenment, it is contemplation of god, it is finding the divine in your worldly life, that is your goal। लेकिन जब आपका आपका जो ब्लैक हॉर्स है ना, which is your repetitive part, your urges, your desires, if that is not in control, तो फिर you will not be able to attain spiritual enlightenment। What Plato is trying to say कि if you do not have a sense of meaning in your life, if you just were, running after desires and stuff, so you will not get out of that cave, that allegory of the cave जो रिपब्लिक के मेंशन करते हैं। हम सारे गफलत कार में पैदा होते हैं, और our task is to find reality, our task is to step outside of the cave, but we will not be able to do that, we will not be able to ascend the chariot into the sky, up into the sky, towards spiritual enlightenment, if we do not, if the chariot, which is the rational part, does not keep the appetitive and the spirited part in control। अब यहाँ पे आई बेसिकली लव प्लेटोस फिलोसफी। इसमें काफ़ी और थियरीज हैं जो अभी टाइम नहीं होगा मेंशन करने का, जैसे थियरी ऑफ एनामनेसिस है, मेथ ऑफ द मेटल्स है, रिंग ऑफ वाइजेस हो गया, एलिगरी ऑफ द केव हो गया। आई विल मेंशन दैट, लाइक विल मेक अनदर वीडियो अबाउट इट। लेकिन लास्टली जहाँ तक प्लेटो की बात है, प्लेटो लास्ट में ये मेंशन करता है, वो बात करता है कि एक सुप्रीम गॉड है और उससे नीचे हैं सब्सिडरी इंटरमीडियरी गॉड्स हैं। ठीक है। वो कहता है कि सिंस प्लानिटरी मोशन इज यूनिफॉर्म एंड सर्कुलर, एंड सिंस ईच मोशन इज द मोशन ऑफ रीजन, क्योंकि वो बड़ा आपको लगता है इंटेलिजेंट डिजाइन है और हर चीज एक मोशन में पुट है, हर चीज एक एक खास डिजाइन फॉलो कर रही है, तो वो कहता है एवरी प्लानिटरी मोशन इज द मोशन ऑफ रीजन, तो देयर फोर अ प्लैनेट मस्ट बी ड्रिवन बाय अ रैशनल सोल। तो वो कह रहा है जितने प्लैनेट्स हैं उतने ही सब्सिडरी खुदा हैं। ये प्लेटो कहता है। अभी उसकी पोलीथीज्म की थ्योरी थी, जिसके बारे में हम एरिस्टोटल डिस्कस करने की बात करेंगे, डिटेल में Yeah, करेंगे। that is common because whenever जब भी इंसान philosophy को पीछे को pursue करता है, he starts thinking philosophy in context with his religion, है कि नहीं? ग्रीस का भी उसका रिलीजन था अबाउट पोलीथीज्म था बेसिकली। पोलिथिज्म था कि उनका जो टॉप गॉड था वो था जोइस था, है ना? जोइस हैड डिफरेंट चाइल्ड्स और उसका एक ब्रदर था, ठीक है? तो he was thinking everything in context to his religion, so that's why maybe he was saying that. यार काफ़ी फिलोसफर का ऐसा होता है, लाइक डिकार्ड का देख लो। उसने किताब पब्लिश करी थी डिकार्ड ने, जिसकी अभी बात करेंगे एंड पे, पर ही कुड नॉट Mm, पब्लिश दैट बुक बिकॉज ही वाज इन अ कैथलिक क्रिश्चियन सोसाइटी, और उसके जो आइडियाज़ थे वो ऑफेंड करते, जिस तरह गलीलियो के आइडियाज़ ने ऑफेंड किया था उसी ज़माने में चर्च को। तो इन फेयर ऑफ प्रोसिक्यूशन वो अपने फेथ से नहीं जा सका उसके अगेंस्ट, राइट? तो दैट माइट हैव हैपेंड विद प्लेटो। शायद प्लेटो को सच पता हो, उसने शायद जान की चीज़ नहीं लिखी पॉलीथिज्म के अगेंस्ट, या फिर वो शायद इग्नोरेंट था, ये भी हो सकता है। बिल्कुल, yes, you are right, yeah. हाँ, तो शुड आई, हाँ, आई विल जस्ट कंटिन्यू विद एरिस्टोटल, क्योंकि दीज आर आई थिंक क्लोजली लिंक्ड। एरिस्टोटल जो है, ही वाज अ स्टूडेंट ऑफ प्लेटो, ही वाज अ स्टूडेंट ऑफ एरिस्टोक्लिस, प्लेटो वाज अ स्टूडेंट ऑफ सोक्रेटिस। अच्छा, एरिस्टोटल की, लाइक ही वाज अ पॉलीमैथ, राइट? ही रोट books on basically every domain of knowledge that existed 2400 years ago, and it blows my fucking mind कि, like, I was reading this book on the soul, जिसका नाम है on the soul, I was like, how could he know those kinds of things 2400 years ago? And अच्छा खैर, जहाँ तक एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड का ताल्लुक है, एरिस्टोटल की डिफरेंट नज़रिए हैं, हम उनको पार्ट बाय पार्ट ब्रेक इन करेंगे। ही सेज कि गॉड मस्ट बी इटर्नल, that is because time is eternal, and since there can be no time without change, change must be eternal. And for change to be eternal, the cause of change, which is the unmoved mover as in
the being which sets other things but is unmoved itself, which causes other things to be in a state of change but is not in a state of change itself. So for change to be eternal, the cause of change, the unmoved mover, must also be eternal. And to be eternal, God must also be immaterial, since only immaterial things are immune from change. उसने हमें God के nature के बारे में बताया, he is immaterial, and he somehow proved the existence of God as well, but it was very simple up till now. थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स इसके बाद होएगा. आई दिस इज द मेटाफिजिक्स. इसकी बुक लामडा के अंदर एरिस्टोटल पूरा अपना आर्गुमेंट पेश करता है. आई विल रीड अ स्मॉल पैसेज फ्रॉम इट. इट्स पेज 369 इन, कौन सा है ये, पेंगुइन क्लासिक्स का एडिशन है. अच्छा सॉरी, एरिस्टोटल यहाँ पे कहता है, हाउ इज एवरीथिंग टू बी सेट इन मोशन unless there is actually to be some cause of movement. Matter is not going to set itself in motion, its movement is cause. But there will then also be something that moves them. And since that which is moved and which also moves is an intermediate, it follows that there must be something that moves without being moved. This will be eternal, God. यहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा पोटेंशियलिटी और एक्चुअलिटी का. इट्स लाइक पोटेंशियल जो चीज़ें पोटेंशियल एग्जिस्टेंस में एग्जिस्ट करती हैं ना, दे कैन एग्जिस्ट बट दे डू नॉट एग्जिस्ट येट. एक्चुअलिटी में जो चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, दे डू एग्जिस्ट इन द इंटेलिजिबल रियल्म एंड ऑल्सो इन द अनइंटेलिजिबल रियल्म. इसका ये मिसाल आप ले लो यार. एक इंसान है, वो पैदा हुआ 1 जनवरी को 2001 2000 में, सन 2000 में पैदा हुआ. You could say कि he was born on the 1st of January 2000. You could also say कि he was born 9 months before that, right? You could say that. या फिर you could also say कि he always existed because he was in the DNA of his mother and father, and because his parents had that capability to birth him. You could say he always existed. But जहाँ तक potentiality और actuality की बात है, जो एरिस्टोटल समझाना चाह रहा है, वो कह रहा है कि at the time you were born, the day you were born, you came into actual existence from potential existence. शायद आप हमेशा since the beginning of time आप DNA की सूरत में या whatever form में आप exist करते थे since the beginning of time. लेकिन your actual existence, not potential existence, started when a cause, आप एक कॉज के आप इफेक्ट हो. और जब तक एक कॉज डिफाइन नहीं होगा और इफेक्ट डिफाइन नहीं होगा, तब तक यू फ्रॉम पोटेंशियल एग्जिस्टेंस. इसकी मैंने एक मिसाल दी थी पॉटर वाली इन द एवोल्यूशन वाली वीडियो. वो यहाँ पे जरूरी है. आप एक मिसाल ले लो एक पॉट ऑफ क्ले की. एरिस्टोटल कहता है कोई भी मटेरियल चीज को एक्सप्लेन करने के लिए यू नीड टू एक्सप्लेन 4 काइंड्स ऑफ कॉजेशन. मटेरियल कॉज, फाइनल कॉज, फॉर्मल कॉज, एफिशिएंट कॉज. पॉट ऑफ क्ले की मिसाल है, उसका मटेरियल कॉज क्या है, व्हाट इज इट मेड आउट ऑफ, इट इज मेड आउट ऑफ पॉट क्ले. उसकी फाइनल कॉज क्या है, उसका पर्पस क्या है, आप उसमें पानी भरते होगे, दैट इज इट्स फाइनल कॉज, राइट. उसका फॉर्मल कॉज क्या है, उसकी शेप क्या है, उसकी शेप हो सकती है ओवल, दैट इज इट्स फॉर्मल कॉज. एंड लास्टली उसकी एफिशिएंट कॉज क्या है, उसको बनाया किसने. इस केस में उसको पॉटर ने बनाया, ठीक है, उसको पॉटर ने बनाया. अब पॉटर जो है ना, जो इंसान है, शायद मैं हूँ, तू है, वो खुद एक मटेरियल बीइंग है, और जो पॉट है वो खुद एक मटेरियल थिंग है. तो इस केस में अब मटेरियल थिंग वाज कॉज्ड बाय अ मटेरियल बीइंग. लेकिन एरिस्टोटल कहता है कि इफ ऑल मटेरियल थिंग्स वर मेड आउट ऑफ मटेरियल थिंग्स और मटेरियल बीइंग्स, तो व्हाट वाज द फर्स्ट मटेरियल बीइंग मेड आउट ऑफ. कुछ भी जब नहीं था, जब डस्ट भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था. इमेजिन नथिंगनेस. यू कैन नॉट इमेजिन नथिंगनेस बिकॉज यू नो नथिंग अबाउट नथिंग, राइट. यू कैन नॉट इमेजिन नथिंगनेस, बट स्टिल just imagine nothingness, okay, there's nothing, there's no being, so how could nothing come from nothing. We know it's like Aristotelian demonstrative method, like if a is equal to b and b is equal to c, then a must be equal to c, right. So उसी Exactly, yeah. मेथड को यूज करते हुए हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि इफ ऑल मटेरियल थिंग्स, सॉरी, if material things cannot cause themselves to exist, and if the first material being could not be made by something material because it was the first material being, so it must have been made by something immaterial. And now what was that immaterial thing? वो खुदा था मेरे लिए और एरिस्टोटल के Gotha. लिए. हाँ. Yeah. तो ये पहला आर्गुमेंट था एरिस्टोटल का. अब दूसरा आर्गुमेंट वो ये पेश करता है, वो टाइप्स ऑफ बीइंग को बीच में लेके आता है. वो कहता है कि बीइंग्स होती हैं नेसेसरी और बीइंग्स होती हैं कंटिंजेंट. कंटिंजेंट एज इन बाय चांस, सब्जेक्ट टू चांस. नेसेसरी होती हैं कि ऑब्वियसली यू नो व्हाट्स द मीनिंग ऑफ नेसेसरी. वो ये कहता है कि he, like he said, time is eternal and change is eternal, and for change to exist there must be a before and after, and for befores and afters to exist there must be time, so there must also necessarily be a series of events, right. So there exists a series of events
And these series of events exist as caused and not as uncaused. Thereby, they are necessary. And there must exist the necessary being that is the cause of all contingent being. ये उसका आर्ग्यूमेंट है। अब हम पोलिथीज्म वाली बात पे आते हैं लास्टली। एरिस्टोटल ना, यूडोक्सस एक बंदा था, अनदर एंशिएंट ग्रीक गाय, ठीक है। उसने थेराइज किया था कि यार या तो 47 प्लैनेट्स हैं या 55 प्लैनेट्स हैं, या तो 47 या 55 है। अब एरिस्टोटल ने मेटाफिजिक्स में बुक लामडा चैप्टर 7 8 में ना ये बोला है कि बिकॉज देर आर 47 और 55 प्लैनेट्स, देर मस्ट बी 47 और 55 गॉड्स, क्योंकि हर प्लेनेट एक रोटेशन में मसरूफ है। तो उसको देखने वाला भी एक गॉड होना चाहिए जो अपॉइंटेड हो उस प्लेनेट के रोटेशन को ओवरसी करने के लिए, सुपरवाइज करने के लिए। तो वो कहता है क्योंकि यूडोक्सिस के ज्योमेट्रिकल मॉडल के मुताबिक 47 या 47 55 प्लैनेट्स हैं, तो 47 या 55 गॉड्स होने चाहिए। अब पोलीथीज्म की जहाँ तक बात है ना, यार एक बंदा जो पोलीमैथ है जिसने दर्जनों किताबें लिखी हैं अबाउट एवरी domain of knowledge that existed 2400 years ago, that was known to man at that time, it is very hard to believe that that person would not be able to find why polytheism is problematic। क्योंकि चलो समझ आती है आपका कल्चर पोलीथीस्टिक है, लेकिन आप अ मैन ऑफ लॉजिक हो, राइट? ये पूरी किताब इज बेस्ड ऑन लॉजिक, मेटाफिजिक्स बाय एरिस्टोटल। हाँ ये तो आप चलो मान भी लो यार, एक एनालॉजी है मेरे पास। या सॉरी, आप एक जगह पे मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ। अगर इफ़ ही एज्यूम्स लाइक देयर आर 47 54 प्लैनेट्स, वो कह रहे हैं कि हर प्लैनेट को देखने के लिए गॉड है, व्हाई कैंट ही इमेजिन लाइक देयर इज ओनली वन गॉड हु हैज़ द पावर टू लुक आफ्टर ऑल दोज प्लैनेट्स? अगर गॉड इज़ परफेक्ट, शायद उसको उस वक्त यूनिवर्स का स्पैन ना पता हो। यूनिवर्स का स्पैन तो हमें यहाँ पता है ना कि इट्स लाइक 13.8 बिलियन लाइट ईयर स्पैन है पूरी यूनिवर्स का। एंड वी डोंट नो, इट इज़ ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। उस ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के बाहर हमें नहीं पता क्या है, इट्स डार्कनेस, नथिंगनेस, या देयर इज़ अनदर यूनिवर्स लाइक आवर्स, या फिर देयर आर हंड्रेड्स ऑफ अदर यूनिवर्सेस लाइक आवर्स। तो शायद बिकॉज ऑफ दैट ही वॉज थिंकिंग, उसको नहीं पता था कि यूनिवर्स इतनी बड़ी है। दैट इज़ वाई ही वॉज जस्ट थिंकिंग लाइक, यू नो, एक प्लैनेट को देखने के लिए एक गॉड हो सकता है। अगर यूनिवर्स के स्पैन में देखा जाए, यूनिवर्स इतनी बड़ी है, then God must be really, really, really perfect. You know, God must be really powerful to make all this. Then God should be one, and He should be able to look after all those things. खुदा अल्लाह ताला ने खुद कहा है कि मैंने कायनात आसानी से बनाई, कहा हो जाओ और हो गई। 6 दिन के अंदर अंदर पूरे कायनात व आसमान बने। अल्लाह ताला ने कहा है कि कायनात मेरे लिए बनाना बहुत आसान था, उसके लिए लुक आफ्टर करना भी बहुत आसान है मेरे लिए। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? मेरा तो कल एरिस्टोटल की बात है ना, यू फाइंड इट वेरी हार्ड टू बिलीव एक बंदा जिसने कोस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट पेश किया, राइट? तो उस बंदे ने जिसने फोर काइंड्स ऑफ कॉजेशन पेश किए, जिसने कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट जिसके हमने बात की, कितना कमाल आर्गुमेंट है यार। जो जो बेसिकली काफ़ी काफ़ी थियोलॉजियंस ने इसको आगे फर्दर भी अडेप्ट किया इस आर्गुमेंट को। तो यू फाइंड इट वेरी हार्ड टू बिलीव कि समवन लाइक दैट वुडंट try to discern how polytheism is problematic। There's basically one analogy which throws all polytheism to shit। It's just like imagine there are two gods, right? आप imagine कर लो, there are two gods who are both fully perfect beings by definition, who are capable of doing anything. That's the definition of a god, right? A fully perfect being who is capable of doing anything. Imagine there are two gods, two fully perfect beings capable of doing anything. If the first god wants to kill or destroy the other god, the second god, would he be able to do that? If he is able to do that, then the second god wasn't a god because the second god wasn't able to prevent his own death, right? Hmm. But on the other hand, if the first god wasn't able to kill the second god, then the first god was also not god because he was unable to do what he wanted. He was unable to kill the second god. So even if he kills the second god, or even if the first god does not kill the second god, one of them is shown to not be a god. Therefore, that proves theism doesn't make sense, right? It just doesn't add up Yes. कि two fully perfect beings, fully all powerful beings cannot coexist। और अगर आप subsidiary gods की बात करते हो, तो how hard it is to think कि आपका god by definition is an all powerful being, right? तो why would an all powerful being need subsidiary gods or other beings to manage his affairs for him? That doesn't make any sense, right? Hmm. According to the definition of god। बिल्कुल, एक और बात ये भी हो सकती है कि
Aristotle, like he was a really brilliant guy. उसने बहुत सारी उसने एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, उसने मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, उसने सब कुछ ही लिटरली डिस्कवर किया। कुछ और चीज़ें इन्वेंट भी की। मगर ये भी हो सकता है कि शायद उस वक्त के लिहाज से, उस वक्त की टेक्नोलॉजी के विद इन, जितना एक बंदा मैक्सिमम कैपेबिलिटी थी उस वक्त एक इंसान इंटेलेक्चुअल लेवल तक पहुंचने की, उस वक्त तक शायद वो सिर्फ उसी चीज़ तक सोच सका, वो सिर्फ पॉलीथेइज्म तक सोच सका। अब आई विल गिव एन एग्जांपल ऑफ आइंस्टाइन। ठीक है, आइंस्टाइन वाज सिटिंग इन हिज रूम एंड ही वाज टेलिंग द सीक्रेट्स अबाउट द यूनिवर्स। He was proposing about string theory, theory of relativity. He was trying to tell us about dimensions. He was trying to tell about subatomic parts, you know. Or and then if you see his belief, he was a Jewish and he also believed in one God. So, what do you have to say about that? Socrates was indeed a very intelligent guy, but maybe because of certain restrictions, maybe उसकी society उसको इजाज़त नहीं देती थी कि वो इस बारे में सोच भी सके या लिख भी सके। या फिर एक बात ये भी हो सकती है कि उस वक्त की कैपेबिलिटीज़ को देखते हुए जितना एक मैक्सिमम इंसान सोच सकता था, उसने उसी 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 हद तक सोचा। ठीक है, और जिस हद तक उसने सोचा, उस हद के अंदर पॉलीथीज़्म और डिफरेंट गॉड्स एग्जिस्ट एक साथ कर सकते थे। ये भी तो हो सकता है। यार ये भी हो सकता है ना बेसिकली। शायद यार बेसिकली आप जितना भी डिकार्ड्स मेथड एम्प्लॉय करने की कोशिश करो, डिकार्ड्स मेथड इज बेसिकली कि अगर आपने ट्रूली ये अपने आप को फाइंड करना है ना, या अपने इंटेलेक्चुअल बनना है, किल योर ओल्ड सेल्फ, किल ऑल योर प्रीवियस बिलीव्स एंड स्टार्ट अ न्यू। थिंक अबाउट द बेसिस, द फाउंडेशंस ऑफ योर कोर बिलीव्स। इफ यू बिलीव this about LGBTQ, if you believe this about feminism, if you believe this about human rights, उसकी फाउंडेशन को झांको। अगर वो फाउंडेशन स्ट्रांग है, कीप बिलीविंग। अगर उसकी फाउंडेशन वीक है, डजंट मेक सेंस, तो वो डिस्ट्रॉय कर दो वो बिलीव्स एंड स्टार्ट अ न्यू। काफी लोग वो नहीं कर सकते, काफी पीपल कैन नॉट एम्प्लॉय डेकार्ड्स मेथड। तो आई बिलीव आपका कल्चर जो है ना, इट काइंड ऑफ इंडोक्ट्रिनेट्स दोज बिलीव्स इन यू। तो अरिस्टोटल, ऑल दीज फकिंग फिलोसोफर्स, शायद हो सकता है कि उनके कल्चर में कितनी कितनी शिद्दत से इनकलकेट किया हो ये पॉलिथिज्म का आइडिया, कि दे कुड नॉट रिमूव दैट priori knowledge before theorizing a theory or something. So that was always a part of their thesis, a part of their theories. That could be. Yeah, no worries, brother, Acha, carry on. yeah, that was it for Aristotle and Plato. What do you want to discuss next? Anselm कर लें या Aquinas कर लें पहले? We can do Aquinas because Aquinas ने का जो सारा वे सारा जो उसका theology थी depended upon Aristotle and Plato. He was Hmm. really inspired by these guys. So I'm gonna start Saint Thomas Aquinas for now. So it's easy for us, for our audience, if anyone is watching, to preach, to understand what's happening over here and what we are trying to tell and what we are trying to discuss. So Saint Thomas Aquinas, we move up ग्रीक फिलोसफर से लेकर, ठीक है, वी कम टू 13th सेंचुरी। ठीक है, 13th सेंचुरी में एक बच्चा पैदा होता है एक इटालियन घर में। ठीक है, हिज पेरेंट्स आर रियली वेल ऑफ। ठीक है, एंड दे ऑलरेडी डिसाइड लाइक ही इज गोना गो टू चर्च बिकॉज ही लाइक वी हैव वेल्थ एंड एवरीथिंग, वी आर ही जस्ट गोना गो टू चर्च एंड स्प्रेड द वर्ड ऑफ गॉड। मगर ये जो बच्चा है, ही लाइक ये अपने बहन भाई में सबसे छोटा है। ठीक है, एंड वे और उसके बाद मतलब कि और जिस दौर में ये पैदा होता है, उस दौर में मतलब कि बहुत ज़्यादा एक नैरो माइंडेड कम्युनिटी थी कैथोलिज्म। ठीक है, इफ़ यू इवन थिंक अबाउट समथिंग एल्स अबाउट फ्रॉम एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, या फिर आप रिलीजन के अंदर साइंस को ऐड करना चाहो, तो दे वुड लिटरली बर्न यू या दे वुड किल यू, लाइक पीपल वुड लिटरली चेज यू। और इस दौर में ऐसे बंदे का पैदा होना और ऐसी आवाज़ उठाना इज़ रियली फैसिनेटिंग। और ये भी कहा जाता है कि ही वाज अ कैथोलिक प्रीस्ट। ठीक है, सेंट क्विनस, ही डेमोस्ट्रेटेड हिमसेल्फ एज अ कैथोलिक प्रीस्ट। वो प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियन था, थियोलॉजियन था। ठीक है, और वो कहते हैं ही इज़ द ग्रेटेस्ट सेक्लॉस्टिकल फिलोसफर। ठीक है, और ये कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ही यूज्ड टू हैव विजन्स ऑफ सेंट sorry, of Virgin Mary, and he also used to levitate in air. I don't know how much that is true, but they also say like he used to communicate with angels as well. Okay, so we will start with Thomas was born in a castle in old county of Kingdom of Sicily,
and which is now known as Lazio region of Italy now. उसके पेरेंट्स बिल्कुल वेल ऑफ थे. ही वॉज द यंगर सन ऑफ यंगर सन थॉमस, और इट वॉज एक्सपेक्टेड फॉर हिम टू एंटर इन मोनेस्ट्री. ठीक है. एट 5 years ऑफ एज थॉमस जो है अपनी एजुकेशन बिगिन करता है इन माउंट कैसीनो. ठीक है. जहाँ मतलब कि वो उस वक्त तक उसने स्टडी की जब तक देयर वाज अ वॉर बिटवीन एम्पीरियर फेडरिक टू एंड पोप जॉर्ज दी, आई थिंक सो, द नाइन्थ. ठीक है. देन ही वाज ट्रांसफर्ड एंड एनरोल्ड टू यूनिवर्सिटी ऑफ नेपल्स. ठीक है. यूनिवर्सिटी ऑफ नेपल्स में जब वो गया, ही केम अक्रॉस philosophical influences of Aristotle, Averroes, and Maimonides. I will tell about Averroes. Averroes is a Muslim scholar. His name was Ibn Rushd. Muslim used to call him Ibn Rushd. And when Averroes का जब थॉमस एक्विनस बड़ा हो रहा था, he used to look up to Averroes all the time, because Averroes ने एक कॉन्सेप्ट ये दिया था कि religion and like our religious information, we can derive that from our religion, but scientific knowledge, we can derive scientific knowledge from any possible mean. हम किसी एथियस्ट से भी साइंटिफिक नॉलेज ले सकते हैं. हम दुनिया के किसी भी कोने से, चाहे उनका कल्चर जो भी हो, वहाँ से हम साइंटिफिक नॉलेज ले सकते हैं, एंड वी शुड रिसीव साइंटिफिक नॉलेज. अब यही जो बात थी एविरोज की, ये डिफरेंट जो कंट्रीज थे उस वक्त के, स्पेन था जिसमें मुस्लिम्स थे, मोरक्को था, यहाँ तक कि तुनीसिया था उस वक्त का. इन सब में ये जो था, हालांकि जो मुस्लिम वर ओपन माइंडेड. ठीक है. ओपन माइंडेड इस तरह से थे कि दे यूज टू वेलकम नॉलेज, दे यूज टू वेलकम people from all over the world to bring their intelligible ideas to the kingdom and write books about them. So इसलिए ये जो 3 किंगडम्स थे ये बहुत ज़्यादा फ्लरिश हो रहे थे. और ऑन दी अदर साइड जो खलीफा था, जो खलीफा के अंदर जो उस वक्त जो खलीफा था, उसके खलीफा के अंदर जो भी किंगडम था उसमें स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड था साइंस को स्टडी भी करना, साइंस को डिस्कस भी करना. सो इब्न रुशद की लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट थी. ही वॉज किडनैप्ड, ही वॉज हेल्ड कैप्टिव कपल ऑफ टाइम्स बाय खलीफा. कुछ दफ़ा उसको छोड़ भी दिया गया, मगर एट द एंड it was ordered for him to be burned alive, and all his books to be burned alive, all his books to be burned as well. So इसने जब स्टडी किया एविडोस को, अरिस्टोटल को, ही स्टार्टेड टेकिंग इंटरेस्ट इन यू कैन से फिलोसफी एंड थियोलॉजी. ठीक है. और इस वक्त में क्या मालूम होता है, इसकी पेरेंट्स को मालूम हो जाता है कि लाइक ही इज़ परसुइंग फिलोसफी, एंड ही लाइक व्हाट ही सपोज टू बी लर्निंग एट यूनिवर्सिटी ऑफ नेपल्स, ही इज़ नॉट लर्निंग. सो उसके जो भाई हैं इसको किडनैप कर लेते हैं पेरिस के अंदर, उसको फिर इसको वापस ले आते हैं इटली. ठीक है. वहाँ उसके माँ बाप इसको बाकायदा 1 साल कैद करके रखते हैं, मगर ये फिर भी बाज नहीं आता. जिसके बाद वो लोग लिटरली हार मान जाते हैं. वो कहते हैं, मैन, डू वट एवर यू वांट टू डू, जस्ट लीव अस अलोन. सो ही वाज रियली अ परसिस्टेंट गाय. सो यहाँ मैं जो मेन जो बुक डिस्कस करूँगा सेंट थॉमस एक्विनस की, वो है सुमा थियोलॉजिका. ठीक है. सुमा थियोलॉजिका के 3 पार्ट्स हैं. पहले पार्ट में सेंट थॉमस एक्विनस डिस्कसेस द प्रेजेंस ऑफ गॉड इन क्रिएशन. ठीक है. सेकंड पार्ट में ही डिस्कसेस प्रेजेंस ऑफ गॉड बाय ग्रेस इन द सोल ऑफ जस्ट. ठीक है. एंड इन द थर्ड पार्ट ही डिस्कसेस द प्रेजेंस ऑफ गॉड इन द चर्च, इन द क्राइस्ट एंड हिज चर्च. ठीक है. बिकॉज ही वाज अ क्रिश्चियन फॉर श्योर. फर्स्ट पार्ट क्या है, प्रेजेंस ऑफ गॉड इन क्रिएशन. इसमें यहाँ आर्ग्यू करता है सेंट थॉमस एक्विनस के एक इंसान चाहे जो भी हो, लाइक इफ इवन ही हैजंट come across any religion, he would still have a faint idea about existence of God, because इंसानों के अंदर ऑलरेडी एक आप कह लो कि एक गॉड, एक नॉलेज है गॉड की एग्जिस्टेंस के बारे में. एक चाहे इंसान, चाहे वो मुस्लिम भी ना हो, चाहे वो क्रिश्चियन भी ना हो, कुछ भी ना हो, even when whenever he would see something beautiful, he would see something big, he would think like, he would think who made that, and at the same time he would know like who made it. He would think about the presence of God. इसके बाद मतलब कि सेंट थॉमस एक्विनस ये भी साथ में आर्ग्यू करता है कि हमारे जो बिलीफ इन गॉड दे कैन बी करप्टेड. ठीक है. वो कैन बी डिस्प्यूटेड. हम लोग अपने मतलब कि हमारा जो गॉड का जो व्यू है मतलब कि वो डिफरेंट हो सकता है, वो करप्ट भी हो सकता है, वो डिफरेंट मतलब कि डिफरेंट चीज़ों में हम एक दूसरे से इत्तेफाक नहीं कर सकते अबाउट द एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड. मगर ये बात
कोई ना कोई एक अक्लमंद इंसान जानता ही जानता है कि एवरी वन, इवन जब भी एक बंदा पैदा होता है, ही नोज ऑटोमेटिकली ही नोज अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। इसमें मुझे काफ़ी एक ज़बरदस्त हदीस मिली है जो अबू अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने कोट की है, और वो सही बुखारी में भी है। बुक चैप्टर 33 है, उसका नंबर है 6426, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नो बेबी इज़ बोर्न बट अपॉन फितरत, एंड इट इज़ हिज पेरेंट्स हु मेक हिम अ ज्यू, अ क्रिश्चियन और अ पॉलीथीस्ट। ठीक है, तो यहाँ नबी करीम ने खुद कहा है कि जब एक इंसान होता है वो मुसलमान की फितरत पे पैदा होता है, फितरतन मुसलमान पैदा होता है, बट फिर उसकी जो माँ बाप हैं वो उसको क्रिश्चियन बना देते हैं, यहूदी बना देते हैं, या फिर पॉलीथीस्ट बना देंगे। अब इसका जो फर्स्ट पार्ट जो है इसका बुक का प्रेजेंस ऑफ गॉड इन क्रिएशन, इसमें उसने फाइव मेथड्स डिवाइस किए टू प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। फर्स्ट प्रूफ इज अबाउट मोशन, we do that you have already discussed, like all bodies are either in potentially in the state of motion or are in motion, but nothing can be reduced from potentiality to actuality. Like you already told, our existence is potential, ठीक है। I could have been born, but I am born, ठीक है। I have born, and I am existing at the same time। ये if अगर हम इसको इस perspective से देखें कि दे आर लाइक, आप अगर मैं बॉर्न भी नहीं हो सकता था, और मेरी तरह के मतलब कि मेरी जगह कोई और बॉर्न हो सकता था, और उसका नाम भी शायद डिफरेंट होता, उसकी डेस्टिनी भी डिफरेंट होती, मगर आई वॉज अ पोटेंशियल बीइंग, देन आई केम टू एक्चुअलिटी। बट और उसने ये भी बात साल में आर्ग्यू करने की कोशिश की कि ऐसा भी नहीं हो सकता कि कोई भी चीज़ एट द सेम टाइम एक्चुअलिटी में भी हो और पोटेंशियलिटी में भी हो। देयर इज़ समथिंग जो उसको पोटेंशियलिटी से एक्चुअलिटी में लेके आ रही है। सो हम्म। देयर इज़ समथिंग जिसने which has set things into motion। अगर इसका हम एग्जांपल देखें, आई जस्ट केम अक्रॉस इसका, जब इसके बारे में पढ़ा तो ऑटोमेटिकली मेरे दिमाग में जो थ्योरी आई वो थी बिग बैंग थ्योरी की। हमारा जो साइंटिफिक इक्विपमेंट है उसने क्या सजेस्ट किया है कि आज से 13.8 बिलियन ईयर्स अगो जो आज तक हमें फेंटेस्ट लाइट मिलती है, ठीक है ना, जो हमें यूनिवर्स से मिलती है वो 13.8 बिलियन ईयर्स पुरानी लाइट है। और ये एक्यूरेट हम एज नहीं है, ये भी अराउंड थ्री, इसमें भी 300,000 लाइट ईयर्स का डिस्प्यूट है, मगर स्टिल 13.8 बिलियन लाइट ईयर्स का हम इसको करेंगे, ठीक है। सम साइंटिस्ट ये कहते हैं, दे बिलीव इन थ्योरी ऑफ सिंगुलैरिटी। वो कहते हैं कि बिग बैंग से पहले देयर वाज अ मैसिव डेंस इनफिनिट टाइनी सिंगुलैरिटी। उस पॉइंट में देयर वाज नो टाइम, देयर वर नो लॉज ऑफ फिजिक्स, देयर वाज नथिंग। इफ टाइम डिडंट एग्जिस्ट, और तो उस वक्त मतलब कि देयर वाज नथिंग बिफोर बिग बैंग। और others suspect that there was a big bounce। Big bounce का मतलब की थ्योरी ये है कि सिंगुलैरिटी से पहले there could have been a much bigger universe than our universe, हम्म। which would have stopped expanding, then it collapsed, and then it created singularity। तो वही बात आती है कि सिंगुलैरिटी को किसने सेट मोशन में सेट किया, ठीक है। बिग बैंग किसने 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 बिग बैंग मतलब कि बिग बैंग किसके कहने पे हुआ, नहीं किसकी हुक्म पे हुआ। एट द सेम टाइम अगर बिग बाउंस की थ्योरी ले लें, अगर सिंगुलैरिटी से पहले भी एक बड़ी यूनिवर्स थी, उस बड़ी यूनिवर्स को किसने बनाया और कैसे बनाया। यहाँ के सारे एथियस्ट, सारे जो डिफरेंट लोग हैं जो रिलीजन में नहीं बिलीव करते, दे दे जस्ट स्टॉप थिंकिंग, उनका दिमाग काम करना बंद कर देता है इसके बाद। इवन इफ यू लुक अप इन द इंटरनेट, उसमें भी ये कह रहा था कि दीज आर द बेस्ट पॉसिबल थ्योरीज, एंड वी डोंट नो येट हाउ द यूनिवर्स वाज क्रिएटेड, ठीक है। तो इसके बारे में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये क्या है कि इफ़ वी ट्राई टू फिगर आउट व्हाट वाज बिफोर बिग बैंग, इट इज़ ट्राइंग टू फिगरिंग आउट व्हाट इज़ मोर नॉर्थ देन द नॉर्थ पोल, ठीक है। तो इस पे मेरा एनालिसिस ये है कि इंसानों को नहीं पता बिग बैंग कैसे स्टार्ट हुआ और किसने स्टार्ट किया, बट देयर इज़ एविडेंस कि समथिंग स्टार्टेड इट, something with power set things into motion। If there is a singularity, or if there was a universe before our universe, what made singularity again? Who made that first universe? ठीक है, इट्स अ लूप होल। अगर लूप होल की भी स्टार्ट में जाओ तो फर्स्ट यूनिवर्स किसने बनाई थी। यहाँ हमें कुरान पाक कुछ वर्सेस जो हैं कुरान पाक की वो हमें नज़र आती हैं। चैप्टर 21 वर्स 30, द हेवंस एंड द अर्थ वर जॉइंड टुगेदर एज वन यूनिट बिफोर वी क्लोव देम एज अंडर। यहाँ खुदा ताला अल्लाह ताला बता रहे हैं कि हमारे सारे आसमान उस
और जो दुनिया थी, they were all together as one unit. God is telling us about singularity over here. सो इवन इफ सिंगुलैरिटीज की, अगर सिंगुलैरिटी की थ्योरी एग्जिस्ट करती है, मतलब कि इट इज़ अ फैक्ट, अगर वो फैक्ट होती, प्रूव होती भी है बाद में, तो कुरान ने ऑलरेडी इसको प्रूव कर चुके हैं, ठीक है। देन गॉड ऑल्सो टेल्स अस अबाउट द बिग बैंग। अल्लाह, ठीक है, टू द बिग बैंग, कुरान पाक में लिखा हुआ है, Allah turned to the sky, and it had been as smoke. He said to it, to the earth, come together willingly or unwillingly. And the earth said, we came together in willingly to your obedience. ठीक है, यहाँ अल्लाह ताला ये कह रहा है कि मैंने स्मोक, मतलब कि आई टर्न टू, मतलब कि टर्न टू स्काई एंड इट हैड बीन, कि आसमान जो था वो एक धुएं की सूरत में था, नेबुला की सूरत में था। इफ़ यू नो नेबुला क्या होता है, यू कैन सर्च अप नेबुला। नेबुला इज कंसिस्टेंट, मतलब कि नेबुला इज लिटरली कंसिस्टेंट ऑफ स्पेस डस्ट गैसेस, जिसमें लिटरली रिएक्शंस हो रहे होते हैं, एटॉमिक रिएक्शंस, मिलियंस ऑफ एटॉमिक रिएक्शंस पर सेकंड, पर मिली सेकंड हो रहे होते हैं। और फिर अल्लाह ताला ने उसमें से दुनिया को बनाया। और आज जो हमारे पास एविडेंस है, भी एविडेंस में यही है कि हमारी जो अर्थ है वो भी स्पेस डेब्रिस और गैसेस की वजह से बनी है। हमारी अर्थ से पहले डेफिनेटली सन बना था। सन की जब ग्रेविटेशनल फोर्स पड़ी, सन ने डिफरेंट काइंड ऑफ स्पेस डेब्रिस और गैसेस को अपने ऑर्बिट के अंदर ले लिया। और फिर जब ऑर्बिट के अंदर आपस में कोलाइड होती रही फॉर मिलियंस और मिलियंस ऑफ ईयर, इट फॉर्म द शेप ऑफ एन अर्थ, ऑफ आवर अर्थ। सो हमें लिटरली कुरान पाक से इतना ज़्यादा हमें कुछ देखने को मिलता है, साइंटिफिक चीज़ें मिलती हैं। और जो बंदा ये कहता है कि कुरान पाक की साइंटिफिक बुक नहीं है, ही इज़ अ स्टूपिड गाय, आई थिंक सो। फिर उसके बाद थ्योरी ऑफ एक्सपेंशन ये है कि हमारी यूनिवर्स एक्सपेंड कर रही है, एंड वन डे इट विल स्टॉप एक्सपेंडिंग, यही है ना, एंड देन Hmm. इट विल कोलैप्स अगेन, एंड देन इट माइट बिकम अ सिंगुलैरिटी अगेन। दैट्स द थ्योरी ऑफ एक्सपेंशन। अब यहाँ आई विल टेल यू अबाउट अ Is that the Quranic same verse. theory as the inflation theory, right? Inflation expansion theory. That's the same. Yes, it's the same thing. Inflation and expansion theory is the same thing. I will tell you a verse about Quran Pak, which literally tells us about theory of inflation or expansion. इसमें मतलब कि chapter 51 verse 57, the heavens we have built with them the heavens we have built with power, and verily we are expanding it. अल्लाह ने खुद कहा है कि heavens जो मैंने अपनी ताकत से बनाए हैं, वो अभी तक they are and we are expanding it, मैं अभी तक इनको फैला रहा हूँ। सो व्हाट डू यू थिंक? लिटरली यार, अगर आपके पास थोड़ी सी भी फिजिक्स की नॉलेज होगी, लिटरली इट पॉइंट्स टूवर्ड्स थ्योरी ऑफ इन्फ्लेशन या एक्सपेंशन की हमारी यूनिवर्स जो है वो एक्सपेंड हो रही है, ठीक है। सेकंड प्रूफ, ये सारा फर्स्ट प्रूफ था। आई डिस्कस फर्स्ट प्रूफ ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड इन कॉन्ट्रास्ट टू द कुरानिक वर्सेस। नाउ इफ वी कम टू द सेकंड प्रूफ इज एफिशिएंट कॉज। अब यहाँ ये लिखा हुआ है कि कोई भी चीज़, नथिंग इज़ द एफिशिएंट कॉस्ट ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। इफ़ ए, अगर एक चीज़ है, या इफ़ फॉर एग्जांपल इफ़ ए इज़ द एफिशिएंट कॉज ऑफ बी, सो इफ़ ए इज़ एब्सेंट, सो द बी वुड बी एब्सेंट एज वेल, ठीक है। सो देयर वुड बी अ फर्स्ट, देयर वुड बी, लाइक देयर शुड बी द एफिशिएंट कॉज ऑफ ए, सो सो दैट ए कॉजेज बी टू हैपन, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमारी यूनिवर्स इज फॉर एग्जांपल ए, ठीक है, तो अगर जब तक फॉर एग्जांपल बी, तो जब तक ए एग्जिस्ट नहीं करता था तो बी कैसे बनी, ठीक है। Hmm. इन दिस केस ए शुड बी द गॉड, ठीक है। uh, हमारा जो फर्स्ट कॉल ऑफ ऑल ऑफ थिंग्स इज गॉड। इफ वी uh, when we reflect on what casuality is, we learn that there to be causes at work, and there must be first cause and uncaused cause, ठीक है। और यूनिवर्स एंड एफिशिएंट कॉज को डिस्कस करते हैं। थॉमस एक्विनस ने emphasize किया कि एवरीथिंग हैज़ एन एफिशिएंट कॉज, like children are the efficient cause of their parents, and their parents are the efficient cause of their grandparents, and so on. One cosmological example क्या मिलती है कि Earth seems to be the efficient cause of space debris and gas, which molded together and formed the planet. अब अर्थ की अगर देखा जाए, अर्थ की एफिशिएंट कॉज क्या थी? इट वाज सन, क्योंकि सन ने अपनी ग्रेविटी से उस सब चीज़ों को पुल किया और आपस में अपने Hmm. ऑर्बिट में लिया, ठीक है। एंड देन व्हाट कुड बी द
What could be the efficient cause of sun? Again, the efficient cause of sun could be the solar nebula, massive clouds of gas and dust which collapsed under the mutual gravitational forces of their own helium and hydrogen atoms, and then formed into a spinning disk, और concentration इतनी बढ़ती गई that it formed into a protosun बाद में sun बना. तो वही मतलब कि इसमें एनालिसिस में देखा जाए कि एवरी लाइक एज वी डिस्कस लाइक दैट बिफोर बिग बैंग एवरीथिंग वाज अ सिंगुलैरिटी. अगर सिंगुलैरिटी इज द एफिशिएंट कॉज, what caused the singularity? you know that is the biggest question. And if another universe existed before the big bang, before singularity, then what would be the efficient cause of that universe? Again हम उसी पॉइंट पे आ जाते हैं. ठीक है. थर्ड प्रूफ क्या है? पॉसिबिलिटी एंड नेसेसिटी. uh, we find in things in nature things that are possible to be and not to be, and that are contingent beings. Everything is either necessary or contingent. Assume that everything is contingent, like everything is it is impossible for contingent be. It's like everything is contingent, like हम भी contingent है, तू भी contingent है, हमारे इसके सारा जो universe है वो contingent है. It is impossible for every like it is for contingent it is impossible for contingent beings to always exist, and for that which cannot be same at a time. ठीक है. So therefore अब मैं इसमें थोड़ा सा इसको explain करना पड़ेगा कि यहाँ थॉमस एक्विनास बताता है, डिराइव करता है कि दे आर टू बीइंग्स, नेसेसरी बीइंग एंड कंटेंजेंट बीइंग्स. ठीक है. नेसेसरी बीइंग्स दे आर इंडिपेंडेंट बीइंग्स, while contingent beings are dependent beings. Contingent beings are dependent on necessary beings for their existence. ठीक है. For अब contingent यहाँ for therefore contingent beings cannot exist अगर अगर necessary being की will ना हो. हम्म. ठीक है. इन द सेम एग्जांपल वही एग्जांपल हो सकती है कि अगर मैं चाहूँ तो मैं औलाद पैदा कर सकता हूँ, पैदा नहीं कर सकता. ठीक है. हम्म. तो मैं भी एक तरह का आप कह लो कि मैं कंटेंजेंट बीन पैदा कर रहा हूँ. ठीक है. बिकॉज मेरा जो बच्चा है इट विल डिपेंड अपॉन अपॉन माई डिसीजन टू एग्जिस्ट, है कि नहीं. हम्म. एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज कंटेंजेंट. यहाँ सेंट थॉमस एक्विनास ये कहता है कि सब कुछ जो यूनिवर्स में है वो कंटेंजेंट है, एंड नॉट क्वाइट हैव जस्ट एग्जिस्टेड. यूँ नहीं जिस तरह के एथियस्ट कहते हैं कि सब कुछ एग्जिस्टेंस में आ गया विदाउट एनी फर्स्ट कॉज और एनी नेसेसरी बीइंग. ठीक है. सब कुछ एकदम से आ गया. फिर अगर there should be a time before our universe when there would be nothing, है कि नहीं, as we were discussing earlier when you told about Plato and all this stuff. This means that necessary being is behind nothing, which made contingent beings. There must be at least one thing which is not contingent. ठीक है. My universe से पहले if there was nothing, there must be one thing behind nothing जिसने contingent beings बनाए. This means that this contingent being must be the God. ठीक है. This powerful being must be the God which is not dependent upon anything. And he according to his will मतलब इसकी will की वजह से contingent beings आते हैं. God is the necessary being and he makes contingent beings, and contingent beings are dependent upon God for their existence. फोर्थ क्या है? फोर्थ प्रूफ है ग्रेजुएशन का. ठीक है. ग्रेडेशन का, सॉरी, ग्रेडेशन का प्रूफ है. एज यू ऑलरेडी टोल्ड मी एज वी वर डिस्कसिंग अबाउट द फर्स्ट स्टेप्स ऑफ एप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी. ठीक है. हम्म. यहाँ भी मतलब कि अब ये हमें ग्रेडिटेशन की भी इसी तरह एग्जाम्पल मिलती है. यहाँ थॉमस इक्वेशन ये कहता है कि अगर हम किसी चीज़ को कंपेयर करते हैं टू बी हॉट, टू बी कोल्ड. ठीक है. वी कंपेयर इट टू अ सर्टन लेवल. ठीक है. वी कंपेयर इट विद अ सर्टेन थिंग विच इज़ परफेक्ट इन दैट सेंस. ठीक है. फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट, इज़ वेरी हाई. ठीक है. इज़ लाइक इस तरह मैं कहता हूँ इज़ हाईएस्ट ऑन अर्थ, मैं ये कहता हूँ. ठीक है. सो आई एम कंपेयरिंग माउंट एवरेस्ट टू समथिंग विच इज़ मच टॉलर या मच हाईएस्ट या मच बिगर. ठीक है. इन द सेम सेंस अगर मैं किसी चीज़ की ब्यूटी को कहता हूँ क्या मैन दिस इज़ रियली ब्यूटीफुल, आई सी अ लैंडस्केप एंड आई से दिस थिंग इज़ रियली ब्यूटीफुल. देयरफॉर आई मस्ट बी कंपेयरिंग इट विद समथिंग which is far more beautiful than this thing. Uh, and therefore यहाँ मतलब कि थॉमस बेनिशी कहता है कि there are different gates of perfection of being led to the conclusion that there must be a perfect being, the source of being in everything.
सो यहाँ हम रेफर कर सकते हैं एक गुड नाइफ को, एक बैड नाइफ को। गुड नाइफ क्या है? गुड नाइफ इज शार्प, it cuts well, whereas a bad knife is blunt and it doesn't cut well. The fact that we have a degree of goodness, it means that there's a standard we are measuring everything against. So if we say that something is cold, it is a comparison to something that is coldest. Or if we say something is hot, it is in comparison to that something is hottest. Okay, so if so, there must be something which is biggest, which is mightiest, which is truest, which is noblest. So okay, so it follows that for there to be great, there must be the greatest, you know. So therefore there must be something that must be perfect in every sense. Okay, so there comes the existence of God, which is the maximum genius. वो जब मतलब कि वो हर टर्म में बेहतरीन है, perfect है. He is the biggest, he is the mightiest, he is the most intelligent, most noblest being. तो gradation में ये कि if we are comparing, if we every time if we are comparing something to if we are comparing something in terms of something, we are literally we are comparing that thing to something perfect. So there must be something which from जिससे सारी perfection के मैयार जो हैं वो derive हुए हैं. So अगर हम देखा जाए उन सब perfection के मैयारों को देखा जाए, तो there must be an existence of God जो कि हर टर्म में perfect है. जो फिफ्थ प्रूफ थे, इट इज़ ऑफ डिज़ाइन. वी ऑब्जर्व दैट हम जो नेचुरल बॉडीज़ हैं, दे एक्ट टूवर्ड्स एन एंड. हर जो नेचुरल बॉडीज़ की बात कर रहा हूँ मैं, नेचुरल बॉडीज़ में मतलब कि हमारी बॉडी, यूनिवर्स, पहाड़, ज़मीन, एवरीथिंग, it acts towards an act it acts towards an end, either an acts out of knowledge or under direction from something else. ठीक है, अगर हम फॉर एग्जांपल अगर मैं कमान से तीर निकालता हूँ, ठीक है, आई डायरेक्टेड दैट एरो टू गो टू अ सर्टेन पॉइंट. ठीक है, सो मैनी नेचुरल बीइंग्स लैक नॉलेज, मतलब कि हमारी जो अर्थ है, इट्स नॉट इंटेलिजेंट, सन इज़ नॉट इंटेलिजेंट. ठीक है, यूनिवर्स मतलब कि जो स्टार्स वगैरह हैं, दे माइट नॉट बी इंटेलिजेंट. सो दे मस्ट बी मूविंग टूवर्ड्स एन एंड अंडर सम काइंड ऑफ डायरेक्शन. अब मैं एंड की तरफ क्यों बात कर रहा हूँ? अब यहाँ एथियस्ट ये कह सकते हैं, भाई यूनिवर्स तो हमेशा के लिए एग्जिस्ट भी कर सकती है. ठीक है, नो, इट वॉन्ट एग्जिस्ट फॉर एवर. ये तो फैक्ट है कि यूनिवर्स विल कोलैप्स, या फिर यूनिवर्स विल गेट डिस्ट्रॉयड, या गैलेक्सीज विल गेट डिस्ट्रॉयड. एक ना एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ जब से ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा. दिस इज़ व्हाट ऑल साइंटिस्ट एग्री ऑन. जिस तरह एक इंसान की लाइफ है, जिस तरह एक इंसान की लाइफ होती है, वो बच्चे से पैदा होता है, फिर जवानी से बुढ़ापे की तरफ, फिर आखिर में जाके मर जाता है. इसी तरह हर चीज़ की लाइफ है. हमारा जो प्लानट अर्थ है, इसकी भी एक लाइफ है कि नहीं? प्लानट अर्थ की भी लाइफ है, सन की भी लाइफ है. जब व्हेन सन विल रन आउट ऑफ हीलियम, सन विल मतलब कि सन जो है वो एक्सपैंड होगा, एक्सपैंड होते होते फिर दोबारा से कोलैप्स कर जाएगा. ठीक है, एंड देन इट विल टर्न इनटू अ ब्लैक होल. फिर मतलब कि देखा जाए हर चीज़ की एक लाइफ है. एंड सो देयर मस्ट बी समथिंग लाइक हु इज डायरेक्टिंग थिंग्स टू एन एंड, एंड दैट थिंग मस्ट बी गॉड, यू नो. इसमें एनालिसिस में अगर अब देखा जाए, इसके हम अगर इस फिफ्थ प्रूफ का अगर हम एनालिसिस करें यूजिंग द आइडिया ऑफ मोशन, हम फिर से जाते हैं आइडिया ऑफ मोशन की तरफ. सेंट थॉमस एक्विनस ने आर्ग्यू किया कि ऑल थिंग्स दैट मूव कम टू एन एंड. ठीक है, दिस इज़ फॉर ऑल नेचुरल बीइंग्स सच एज ह्यूमंस, प्लैनेट्स, एनिमल्स एंड स्टार्स. इवन इन द नेचुरल बीइंग थिंग्स विच आर नॉट इंटेलिजेंट, लाइक नेचुरल बीइंग्स में भी जो चीज़ें इंटेलिजेंट नहीं है, they also move to a specific goal through a natural law. ठीक है, these natural laws are for intelligent beings and are direction from something with knowledge. ठीक है, which is of course the God. अब इसकी हम एग्जांपल कहाँ मिलती है? यहाँ अल्लाह ताला खुद बता रहा है कि कि किस तरह अल्लाह ताला जो इन इंटेलिजेंट नेचुरल बीइंग्स हैं, जैसे कि सूरज, चाँद, सितारे, अल्लाह ताला उनको कैसे अपनी कमांड के ज़रिए उनको चला रहा है. सूरह 16 वर्स 12 होली कुरान, फॉर यू God subjected the night, the day, the sun, and the moon, and the stars are in subjection to his command. Verily, in this are the signs for the people who are wise. अल्लाह ताला यहाँ खुद कह रहा है कि मेरे नेचुरल लॉ से ये जो नेचुरल बीइंग्स हैं, दे आर कैरिंग ऑन देयर टास्क एंड दे आर मूविंग टूवर्ड्स एन एंड. ठीक है, और सामने एंड पे ये भी कहा है कि इसके लिए
अक्लमंद अक्लमंदों के लिए निशानियाँ मैंने छोड़ी हुई इन सब चीज़ों में। सो थैंक यू अगेन अब्दुल्ला। अब्दुल्ला ने मुझे बताया था फ़िलासफ़ी के बारे में स्टडी करने को। लिटरली जब आप फ़िलासफ़ी स्टडी करते हो, आपको बहुत कुछ चीज़ें समझ आती हैं, एंड देन यू स्टार्ट कंपेयरिंग इट विद योर रिलीजन, एंड देन योर माइंड ओपन्स टू अनदर एक्सटेंट। इसके अलावा सूरा 6:19 97 वर्स, गॉड इज़ द वन हू हैज़ सेट आउट for you the stars that may guide yourself by them through the darkness of the land and the sea. We have detailed the science for the people who know. या अगेन अल्लाह खुद बता रहा है कि मेरा एक नेचुरल लॉ है। ये नेचुरल लॉ अगेन सेंट थॉमस एक्विनास की जो 5 लॉ से जो लास्ट लॉ है, इट इज़ रियली लाइक हमारा जो हमारा अल्लाह ताला खुद बता रहा है कि यूनिवर्स इज़ फॉलोइंग अ नेचुरल लॉ, और वो नेचुरल लॉ मैंने बनाया है। सो आई वांटेड टू डिस्कस वन मोर थिंग। सेंट थॉमस एक्विनास ने दो बताए थे कि देयर मस्ट बी टू लॉज। मैं जो स्टार्ट में नहीं एक्सप्लेन कर सका, नेचुरल लॉ एंड सेकुलर लॉ। सेकुलर लॉ इज़ एटर्नल लॉ, ठीक है। सेंट थॉमस ने प्रपोज किया था कि बेस्ड ऑन आवर अंडरस्टैंडिंग एंड मॉरल्स एंड डिग्निटीज रिगार्डलेस ऑफ आवर रिलीजन, ठीक है, आवर सेक्ट, आवर रेस, ठीक है, वी अंडरस्टैंड मॉरल्स, ठीक है। चाहे इंसान जो है चाहे इंसान एथियस्ट हो, या फिर उसके पास कोई भी रिलीजन ना हो, या फिर किसी भी रिलीजन का हो, सब इंसानों में मॉरल्स जो है वो काइंड ऑफ सेम है कि नहीं, ठीक है। सेंट थॉमस ये भी ठीक है, एंड दीज जो ये जो हमारे सारे मॉरल्स हैं, हमारी डिग्निटीज़ हैं, आर रिगार्डलेस ऑफ आवर रिलीजन, आवर सेक्ट, आवर रेस, ठीक है। सो दीज काइंड ऑफ मॉरल्स दे मेक आवर नेचुरल लॉज, जो हमारी दुनिया के नेचुरल लॉज हैं, ठीक है। और फिर एक आता है एटर्नल लॉ, एक सेकुलर लॉ होता है, जो एक खुदा ताला का लॉ है, जो ज़रूरी नहीं है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग के विदिन हो, ठीक है। गॉड डज सिंपली यू गॉड अल्लाह ताला जो है वो सारा जो दुनिया में काम करता है, सारे जो कायनात के बनाने का काम है, वो ही डज ऑल दैट यूजिंग हिज सेकुलर लॉ, एंड उसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो हमें समझ आ सकती है, समझ नहीं भी आ सकती, ठीक है। अब इसलिए सेंट थॉमस ये कहता है कि जो नेचुरल लॉ है, नेचुरल लॉ इंक्लूड्स फिज़िक्स, केमिस्ट्री, ठीक है, बायोलॉजी। सो अगर हमने नेचुरल लॉ के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है, ठीक है, हमने नेचुरल लॉ के बारे में हमने स्टडी करना है, सो वी कैन टेक नॉलेज फ्रॉम अदर रिलीजन्स, फ्रॉम अदर कल्चर्स, फ्रॉम अदर साइंटिस्ट, फ्रॉम एथियस्ट एज वेल। मगर एट द सेम टाइम वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हमारी जो यूनिवर्स जो एग्जिस्टेंस में आई है, वो एग्जिस्टेंस में आई है बिकॉज ऑफ अ सेकुलर लॉ। जो सेकुलर लॉ था वो खुदा का लॉ है, ठीक है। उसने कहा सेंट थॉमस एक्विनास ने एक बात और डिस्कस की कि जैसे कि प्रॉफिटिक रेवलेशंस होती हैं, किसी भी नबी के ऊपर वही उतरना, उसके पास एंजल्स का आना, ठीक है, ये सब अल्लाह ताला करता है अपना एटर्नल लॉ यूज़ करके। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए थे वाक़या मेराज पे, तो वो एटर्नल लॉ के ज़रिए गए थे। ही डिडंट गो थ्रू यूजिंग हिज नेचुरल लॉ में क्या आएगा? गाड़ी स्टार्ट की, फिर बंदा एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन तक जाएगा। मगर एटर्नल लॉ इट वर्क्स आउट ऑफ द नेचुरल लॉ, ठीक है। एटर्नल लॉ डजंट नीड एन एक्सप्लेनेशन, ठीक है, एंड अल्लाह ताला को ज़रूरत नहीं है हमें एक्सप्लेन करने की, बिकॉज़ ही इज़ द गॉड, ठीक है। सो ये जो सारों लाइक, इसलिए शेर कॉमची कहता है कि ये कहता है कि मोस्ट यूजफुल नॉलेज कैन बी फाउंड फ्रॉम एथियस्ट एंड सेकुलर माइंड्स विद इन द realm ऑफ नेचुरल लॉ, ठीक है। बट इन द टर्म्स ऑफ रिलीजियस लॉ वी मस्ट ऑल्सो कंसिडर द एग्जिस्टेंस ऑफ एटर्नल लॉ, ठीक है। उसने कहा कि रिलीजन और नॉलेज और साइंस ये सब एक साथ लेके चल सकते हैं, ठीक है। एज मैं पहले एग्जांपल दी कि इस्लामी खलीफा जो थे स्पेन, मोरक्को और इजिप्ट में, दे वर आल्सो ओपन टू द आइडिया ऑफ साइंस। इसलिए जो स्पेन की यूनिवर्सिटी थी उस वक़्त, इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ स्पेन जो थी, उसमें कितना ज़्यादा कहते हैं मिलियंस ऑफ तादाद में बुक्स आती थी, ठीक है। कहते जो बंदा बुक्स लिख के लाइब्रेरी में देता था, उसको बुक्स के एवज़ उसको सोने के सिक्के मिलते थे। आपको पता है इस बात का? तो इंसान क्यों ना बुक लिखे, हर कोई स्टडी करता था, और लिटरली दुनिया के कहते हैं हर कोने से आके, और ये सब सेंट थॉमस एक्विनास ने खुद अपने अपने सामने देखा, और उसी के बीच में एक स्कॉलर
उस वक़्त सेंट थॉमस एक्विनास जब बच्चा था या फिर जब स्टडी कर रहा था, तो एक स्कॉलर था इब्न रुशद के नाम से, जो इस्लामिक स्कॉलर था, हु वाज़ आल्सो स्टडीइंग फिलॉसफी एंड हु वाज़ इम्प्लीमेंटिंग द सेम थिंग, लाइक वी कैन also gain knowledge of natural law from साइंटिस्ट, हम साइंस और साइंटिस्ट वगैरह के ज़रिए नेचुरल लॉ की एग्जाम की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, और सेकुलर लॉ की इंफॉर्मेशन हम अपनी किताब कुरान पाक से ले सकते हैं। और उस वक्त भी जो सारे जो डिफरेंट स्टेट में जो इस्लामी खलीफा थे वो उसके ख़िलाफ़ हो गए थे, एज ए ऑलरेडी टोल, उसको आखिर में उसको मारने का हुक्म दे दिया, उसकी सारी किताबें बर्न कर दी। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस सुमा थियोलॉजिका? यार मेरे जब व्हेन यू वर टेलिंग अबाउट ऑल ऑफ दिस, मेरे दिमाग में वो आ रही थी, this tragedy of originality, right? This theory के nobody can come up with something original unless he has a starting point, right? एरिस्टोटल ने अपने कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट पेश किया, उसके ऊपर थॉमस एक्विनास ने अपना पहला प्रूफ, दूसरा प्रूफ और तीसरा प्रूफ बिल्ड किया। इवन दो एरिस्टोटल ने उसको इतनी डिटेल में नहीं किया था, और नेसेसरी कंटिंजेंट वाली थ्योरी भी थर्ड प्रूफ में बयान की एक्विनास ने। प्लेटो की जो थ्योरी ऑफ फॉर्म्स, उस वो बेसिकली सेम टू सेम है, तकरीबन मिलती जुलती है। एक्विनास की फोर्थ प्रूफ जो है, इट्स अबाउट ग्रेडेशन, राइट? और जो ग्रेडेशन या हाँ फिफ्थ प्रूफ जो है, इट रिजेंबल्स द मॉडर्न इंटेलिजेंट डिजाइन की थ्योरी, जिसको टेलीलॉजिकल आर्गुमेंट कहते हैं। तो this it's very interesting, you know, how philosophers kind of evolve the work of other philosophers in the way कि it kind of progresses, mistakes वगैरह भी खत्म हो जाते, लाइक एरिस्टोटल ने क्रिटिसाइज किया प्लेटो की थ्योरी ऑफ फॉर्म्स को, तो क्रिटिसिज्म विद क्रिटिसिज्म कम्स इम्प्रूवमेंट, राइट? यार, तो और एक और बात ये भी है यार, तू मुझे बता फिलॉसफी है क्या? फिलॉसफी, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फिलॉसफी? यार फिलोसफी की ब्रांचेस है ना बहुत ज्यादा। मेटाफिजिक्स हो गया, नहीं, एपिस्टेमोलॉजिकल फिलॉसफी, फिलोसफी हो गया। फिलॉसफी मतलब कि फिलॉसफी का मेन पर्पस क्या है? यार इट्स बेसिकली trying to understand the first principles of things, ठीक right? है, It's about the abstract concepts, right, which तो यार define the essence of यही other things. यही मैं सब कुछ जब पढ़ रहा था, तो यहाँ तो अल्लाह ताला ने खुद इंसान को कहा है कि सोचो, सोच विचार करो। अल्लाह ताला इंसान को ये कह रहा है कि फिलोसफी, हर इंसान को किसी न किसी एक्सटेंट तक फिलोसफी या फिलोसफर होना चाहिए। ही शुड पॉन्डर अपॉन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड एंड यूनिवर्स। ठीक है, अब मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ। अल्लाह ताला के सारे जो पैगंबर थे, दे वर बॉर्न फिलोसफर्स। अब मैं बताता हूँ कैसे। हज़रत मूसा के बारे में क्या कहते हैं कि हज़रत मूसा के बारे में क्या कहते हैं कि हज़रत मूसा नेक थे, ठीक है? उनको किसने पाला था? इफ़ यू रिमेंबर, मतलब कि हज़रत मूसा जब बनी इसराइल में थे, वो उस वक़्त भी जाके अकेले में जाके एक जगह पे जाके बात करते थे, ठीक है? और वो किसी बात करते थे, ही यूज्ड टू वर्शिप वन गॉड, ठीक है? और वो सोच विचार करते थे, वो सोचते थे कि ये सब कुछ किसने बनाया, ठीक है? फिर वो अल्लाह ताला की तारीफ़ करते थे। उनको नहीं पता था कि खुदा का नाम क्या है, खुदा कौन है, मगर ही न्यू कि गॉड एग्ज़िस्ट। अब जैसे कि मैं फर्स्ट बात कर रहा था अबाउट द फर्स्ट पार्ट इन Summa Theologica, the presence of God in presence of God in the creation। तो हर हर नबी, हर पैगंबर ने लिटरली प्रेजेंस ऑफ गॉड फील की इन द क्रिएशन, ठीक है? बिफोर कि वो उस पर कि उनके ऊपर वही आए, दे ऑलरेडी न्यू लाइक कि सम देयर इज समवन हु इज रनिंग ऑल दिस अराउंड अस, है कि नहीं? सो डू यू थिंक कि ये बात कहना सही नहीं होगी कि जो नबी और पैगंबर थे, दे वर बॉर्न फिलोसफर्स, दे ऑलरेडी न्यू about all these things, like there is someone in this creation who is running all this creation, and there must be someone who started all this। यार हज़रत इब्राहिम की मिसाल ले लो ना, पोलीथीस्टिक में फैमिली में पैदा हुआ, जंगलात में निकल के सोचा करते थे कि यार बुतों को हम लोग पूज रहे हैं, देयर मस्ट बी वन सुप्रीम गॉड हु इज इंडिपेंडेंट, कंट्रास्टेड टू द बुत, वो जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करती है, राइट? वही ना, वो भी फिलोसोफर्स से, जो बंदा सोचता है वो फिलोसोफर है, हु कैन थिंक फॉर हिमसेल्फ, हु कैन अप्लाई रीजन टू थिंग्स, ही इज अ फिलोसोफर। बिल्कुल। जबकि देखा जाए हज़रत इब्राहिम जिस उस वक़्त थे, बेबीलोन में थे, बाबुल में थे, उस वक़्त वहाँ कितना काला जादू, किस तरह की वहाँ चीज़ें होती थी, मगर स्टिल ही बिलीव्ड इन एक्जिस्टेंस ऑफ वन गॉड।
उन्होंने पॉन्डर किया, उन्होंने सोचा, उन्होंने रीजनिंग से सोचा, ठीक है। और सबसे बड़ी हमें बात मिसाल के मिलती है कि हर पैगंबर तन्हाई में बैठ के सोचता था, ठीक है। अपनी मतलब कि नबूवत का ऐलान होने के बाद या उसे होने से पहले वो तन्हाई में बैठ के सोचते थे कि खुदा कौन है, खुदा क्या है, खुदा कौन है, किसने सब कुछ बनाया। फिर वो इबादत करते थे। इबादत करने का तरीका अल्लाह ताला ने तो उनको नहीं बताया था कि नमाज़ पढ़नी है या क्या करना है। अल्लाह ताला ने कुरान में लिखे कि वो इबादत करते थे। इबादत करना क्या है? शायद अल्लाह ताला के वजूद को ढूँढना ही एक इबादत हो, है कि नहीं? हम्म। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या मतलब कि क्या लिखा क्या कहते थे कि वो गार में जाके इबादत करते थे, है कि नहीं? व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट दैट? यार, अगर आप फिलोसफी की बात भी कर लो, it's all about contemplation, right? How good you how well you think about things, and how well you can think for yourself and apply reason in your life, and find try to find better understanding through applying logic or rationality, right? तो अगर आप देखो तो सूफीज जो बड़े पहुंचे हुए थे, या फिर स्पिरिचुअल लीडर्स भी देख लो, दे वर इन पार्ट फिलोसफर्स एज वेल। उनकी किताबें आप पढ़ते होगे तो यार, इट्स सो रिच विद फिलोसफी। दिस इज लाइक द फर्स्ट पार्ट ऑफ फिलोसफी, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड इन फिलोसफी, पर्टिकुलरली वेस्टर्न फिलोसफी, और वेस्टर्न फिलोसफी का पहला पार्ट है। सेकेंड पार्ट में हम लोग लेबनिज, स्पिनोजा वगैरह की भी फिलोसफीज को डिस्कस करेंगे, शायद प्लोटाइनस की फिलोसफी भी डिस्कस कर लें, और कुछ और फिलोसफर्स हैं उनकी भी डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद we'll डिस्कस ईस्टर्न फिलोसफर्स एंड या अच्छा, यू बैक। अच्छा, आई वाज टेलिंग अबाउट हाउ दिस इज अ सीरीज। ये इस पार्ट में हमने वेस्टर्न फिलोसफर्स डिस्कस किए हैं, पहला पार्ट है वेस्टर्न फिलोसफर्स। अगले में होंगे बाकी जो रह गए मैं, थर्ड पार्ट होगा ईस्टर्न फिलोसफर्स का, फोर्थ भी ईस्टर्न फिलोसफर्स का ही होगा, क्योंकि ईस्टर्न फिलोसफर्स भी बहुत ज़्यादा है ना। तो we'll keep on adding to this series. Khair, do you want me to continue with Anselm? Saint या श्योर, Anselm. नो वरीज़। अच्छा यार, सेंट एंselm और सेंट थॉमस एक्विनस में भी ये चीज़ कॉमन थी कि थॉमस एक्विनस जिस तरह एम्फेसाइज करता था कि यू शुड अप्लाई अप्लाई रीजन इवन इन फेथ, एंड एंselm की भी क्रिटिसिज्म भी यही थी, और उसकी वजह फेमस होने की भी यही थी कि ही ऑल्सो एम्फेसाइज्ड कि आप रीजन का इस्तेमाल करो फेथ के अंदर। बेसिकली सेंट एंselm वाज अ 11th सेंचुरी इटालियन मॉन्क, फिलोसोफर एंड थियोलॉजियन ऑफ द कैथोलिक चर्च। जहाँ तक इसकी बात है, एम्फोसिस पुटिंग एम्फोसिस ऑन अप्लाइंग रीजन इवन इन फेथ, उसका आप इस तरह इसको कॉन्टम्पलेट कर लो कि यार, आप जब पैदा होते हो ना में, तो आपको इंडोक्ट्रिनेट कर दी जाती हैं बिलीव्स के, यार आप शिया हो, सुन्नी हो, अहमदी हो, ये हो वो, काइंड ऑफ मैसेज अप विद योर आइडेंटिटी। आइडेंटिटी की बात नहीं भी है, तो you blindly follow those bits and pieces of faith, right? Because your father followed them, you inherited those beliefs, you never thought about them. Even if your beliefs are invalid, wrong, or problematic, do not give it much thought, because you're like, how could my father be wrong? So that's where St. Anselm steps in. He says कि देखो, whatever you believe in, whatever your society conditioned you to believe in, think about that, give it a thought for a second, and apply reason to it as well. Even if it's about sensitive topics like the existence of God, try to make your foundation as strong as possible. क्योंकि अगर आपको बचपन से ना ये कहा जाएगा कि यार, ये आपने मानना ही मानना है, देखो ये खुदा है, मैं आपका बाप हूँ, इसलिए यू हैव टू बिलीव द सेम थिंग्स एज आई बिलीव, राइट? तो आपकी फाउंडेशन बड़ी वीक होगी। इफ समथिंग गोज रॉन्ग इन योर लाइफ, इफ यू सफर इमेंसली, सो यू आर मोर लाइकली टू टर्न अवे फ्रॉम रिलीजन, इफ यू अदर देन अगर अगर यू हैड योर फाउंडेशन स्ट्रॉन्गर। और फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कैसे होगी? इफ यू फाइंड लॉजिक इन दोज थिंग्स, इफ यू अप्लाई रीजन इन दोज थिंग्स एज वेल। अच्छा, जहाँ तक सेंट एंselm की एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड के मुतालिक बात है, ही बेसिकली सेज कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ एग्जिस्टेंस। पहला है एग्जिस्टेंस ओनली इन द माइंड और अंडरस्टैंडिंग। सेकंड है एग्जिस्टेंस बोथ इन द माइंड एंड इन रियलिटी। अब वो कहता है कि एनी गुड थिंग वुड बी बेटर इफ इट एग्जिस्टेड इन रियलिटी, नॉट ओनली इन अंडरस्टैंडिंग। फॉर एग्जाम्पल, एनी गुड थिंग जो मेरे दिमाग में भी आ रही है, इट्स पेपरोनी पैशन, डोमिनोज पिज्जा, ठीक है। इफ यू थिंक अबाउट पेपरोनी पैशन, wouldn't it be better if you had that pepperoni passion in front of you, right? Pepperoni passion in reality is better than pepperoni passion only in understanding. So that's what Anselm is saying, कि कोई भी अच्छी चीज़ है ना, वो मजीद अच्छी, मजीद बेहतर होगी अगर वो रियलिटी में, अदर देन ओनली इन अंडरस्टैंडिंग।
सेंटेंसम के अल्फाज ये हैं, he derives the existence of God from the concept of a being which no greater can be conceived. He reasons that if such a being fails to exist, then a greater being, namely a being than which no greater can be conceived and which exists, can be conceived. But this would be absurd. Nothing can be greater than a being than which no greater can be conceived. So a being than which no greater can be conceived, that is God, exists. इन प्रोसलॉजियन टू एंसल्म की जो किताब है, उसके अंदर एंसल्म ये कहता है, अभी हम इसको फॉर्मुलेट करेंगे आसान लफ्जों में. इट गोज समथिंग लाइक दिस. दस सॉरी इवन डार्लिंग, द. मैं बता दूँ कि मुझे भी जाना पड़ा है इमरजेंसी में एक जगह पे। तो वी हैव 10 minutes to 15 minutes। हाँ, इजी ओके, इजी, नो वरीज. नो वरीज। ओके ज्यादा जल्दी कैन, है तो बता दे, वी कुड लाइक रैप दिस अप रियली क्विक. यस यू कैन रैप इट्स अप, नो वरीज, नो वरीज, यू कैन टेक योर अच्छा, टाइम। 5-10 मिनट तो है ना. यस 5-10 मिनट है, नो वरीज। इजी इजी. अच्छा, प्रोस्लॉजियन 2 के अंदर एंसल्म कहते हैं, thus even the fool is convinced that something than which nothing greater can be conceived is in the understanding, since when he hears this he understands it, and whatever is understood is in the understanding, and certainly that than which a greater cannot be conceived cannot be in the understanding alone. For it is, if it is even in the understanding alone, it can be conceived to exist in reality also, which is greater. Thus, if that than which a greater cannot be conceived is in the understanding alone, then that than which a greater cannot be conceived is itself that than which a greater can be conceived. But surely this cannot be. Thus, without doubt, something than which a greater cannot be conceived exists both in the understanding and the reality. इसको formulate करते हैं. I'll have to share my PowerPoint slide. किधर गया यार share का button? अच्छा. Are you seeing my screen यार? I can't see your screen। अच्छा, how about now? I can see now, let me add the screen। yep। अच्छा. अच्छा, किधर गई मेरी PowerPoint? PowerPoint. यार, दिस इज द फर्स्ट फॉर्मुलेशन एंसल्म की आर्ग्यूमेंट की. इट गोस, यार मेरी आवाज आ रही है ना वलीद? यस आ रही है। अच्छा, दिस इज द फर्स्ट फॉर्मुलेशन. वो कहता है, अभी जो मैंने पैसेज रीड आउट किया था प्रोस्लॉजियन 2 में से, उसी को कंटिन्यू करते हुए कहता है, इवन द फूल हैज द कॉन्सेप्ट ऑफ दैट देन विच नो ग्रेटर कैन बी कंसीव्ड. Hence, even the fool believes that that than which no greater can be conceived exists in their understanding. No one who believes that that than which no greater can be conceived exists in the understanding can reasonably believe that that than which no greater can be conceived exists only in the understanding. Hence, even the fool cannot reasonably deny that that than which no greater can be conceived exists in reality. Hence, that than which no greater can be conceived exists in reality. Now, इसकी सेकंड फॉर्मुलेशन जो वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है. I'll just take it at max 5 minutes to wrap all of this up. But it goes something like this: there is a thing x and a magnitude m such that x exists in the understanding. M is the magnitude of x, and it is not possible that there is a thing y and a magnitude n such that n is the magnitude of y and n is greater than n, which is the premise. For anything x and magnitude m, if x exists in the understanding, m is the magnitude of x, and it is not possible that there is a thing y and magnitude n such that n is the magnitude of y and n is greater than m, then it is possible that x exists in reality. I'll simplify this in the next formulation. For anything x and magnitude y and magnitude m, if m is the magnitude of x and it is not possible that there is a thing y and a magnitude n such that n is the magnitude of y and n is greater than m, and x does not exist in reality, then it is not possible that if x exists in reality, then there is a magnitude n such that n is greater than m and n is the magnitude of x. Hence, there is a thing x and a magnitude m such that x exists in the understanding and x exists in reality. And m is the magnitude of x, and it is not possible that there is a thing y and a magnitude n such that n is the magnitude of y and n is greater than m. Now, you might be thinking, what the fuck is all of this? But if you just take a screenshot of this and if you give it some thought, it will blow your mind up. It might seem complicated, but it is very, very interesting. इसकी सिंप्लीफिकेशन है थर्ड फॉर्मुलेशन. दिस इज द लास्ट स्लाइड बेसिकली. आंसर में यहाँ पे ये कह रहा है कि बाय डेफिनेशन गॉड इज अ बीइंग देन विच नन ग्रेटर कैन बी इमेजिन्ड. मतलब खुदा से ग्रेटर बीइंग हम इमेजिन नहीं कर सकते. सेकेंड पॉइंट है, अ बीइंग दैट नेसेसरीली एग्जिस्ट्स इन रियलिटी इज ग्रेटर देन द बीइंग दैट डज नॉट नेसेसरीली एग्जिस्ट. वो पेपरोनी बाय पैशन वाली जो मैंने मिसाल दी थी. थर्ड इज बाय डेफिनेशन
If God exists as an idea in the mind but does not necessarily exist in reality, then we can imagine something that is greater than God, but we cannot imagine something that is greater than God. Thus, if God exists in the mind as an idea, then God necessarily exists in reality. We can agree God exists in the mind as an idea, therefore, God necessarily exists in reality. So that was about sentential. Oh I my was going to god. discuss Descartes, but Descartes के लिए अभी time नहीं है. So we'll be discussing Descartes in the second video, second part of this, along with Leibniz, Spinoza, वगैरह. So wrapping this all up, it's Hmm. like philosophy. It's very important to get into philosophy because it makes you find out who you are and about your core beliefs. It makes you think about things. What do you think, Walid, about this? बिल्कुल यार, बिल्कुल फॉर श्योर आई थिंक सो। हर किसी को फ़िलासफ़ी पढ़नी चाहिए, है कि नहीं? All your pre-existing knowledge is on one side, and only if you study philosophy for a few months is on the other side. आपकी पूरी ज़िंदगी की नॉलेज एक जगह पे, फ़िलासफ़ी की नॉलेज एक जगह पे। तो मैं तो अभी मेरे हाल में ये मुझे समझ आएगी थोड़ा बहुत फ़िलासफ़ी में जाके। व्हाट डू यू थिंक? है कि नहीं? एंड फ़िलासफ़ी में हाल में हर किसी को चाहिए कि फ़िलासफ़ी को किसी न किसी एक्सटेंट तक डिस्कवर करें। और कुछ भी समझ नहीं आता, गूगल खोलो और फ़िलासफ़ी की बस डेफ़िनेशन देख लो विकिपीडिया पे, और देखो कि स्टार्टिंग में क्या था, सोक्रेटिस, प्लेटो, जो आपको समझ आती है पढ़ो। देन यू कैन यार स्टार्ट सिर्फ बाइंग सम ये बुक्स एंड किताब पढ़ स्टार्ट लो यार, रीडिंग सम सिर्फ बुक्स। ये किताब पढ़ लो, रिपब्लिक. इट विल फकिंग ब्लो योर माइंड अप. लाइक लोगों को लगता है किताब की इट्स अबाउट द पॉलिटिकल सिस्टम एंड हाउ इट शुड बी रूल्ड, आवर सिटी शुड बी रूल्ड, बट इट्स अबाउट समथिंग वेरी डिफरेंट. आई वांट टू रिव्यू दिस बुक. आई माइट रिव्यू दिस बुक. रिव्यू नहीं मतलब काइंड ऑफ एनालाइज करूं इसको एंड हाउ प्लेटो हैज formulated his argument in the Republic. That's good. If you want to analyze, you can just come up on the stream anytime, because you are the owner of the channel as well. आप आओ, आप analyze करो. I have some books I want to analyze as well, so we can do that in our spare time. And I think that would add quality to our content as well, अगर हम books को भी analyze करें, ठीक है? और it would encourage our audience to read some books as well. And instead of buying them, they can just look the analysis of the book we give them, and they can just then decide if it's worth buying or not. सही Yeah, बात. if it's worth time investing or not. Okay, thank you very much अब्दुल्ला, आज की डिटेल डिस्कशन बहुत ज़बरदस्त रही। अब्दुल्ला ने तो बहुत कुछ डिस्कस किया। आई हैड अ फेंट नॉलेज एज वेल, मैंने वो भी डिस्कस कर दी। होपफुली इसकी हम नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट वीक निकालेंगे, और उसको हम फिर दोबारा से नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चंस हो, कोई कमेंट्स हो, तो प्लीज़ हमारी स्ट्रीम के नीचे बताइएगा, या फिर हमें इंस्टाग्राम पे ज़रूर मैसेज कीजिएगा। वी विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। ओके अब्दुल्ला, टेक केयर।